दोस्तों, इस बार राजन इकबाल का सामना हुआ है एक ऐसे अपराधी से जिसे मिल गई है एक खतरनाक जहरीली गैस जो अपने शिकार को आवाज़ तक निकालने का मौका नहीं देती है। वो अपराधी इस जहरीली गैस के दम पर सारी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। तो क्या उसका ये सपना पूरा होता है? क्या वो राजन इकबाल को मात दे पाता है? उसको ये जहरीली गैस कहाँ से मिलती है? राजन इकबाल कैसे इस अपराधी का सामना करते हैं? जानने के लिए सुने बाल सीक्रेट एजेंट 999 राजन इकबाल सीरीज खौफनाक लंगड़ा। यार इकबाल भाई, लगता है अपन का आज बोलोराम हो जाएगा। क्यों? वो है ना साली, अपन को ही देख रही है। नफीस ऊँट जैसी गर्दन को अकड़ाता हुआ बोला। यार, जब भी कोई लड़की अपन को देखती है तो साला अपन का बोलोराम होता ही है। जिस तरफ नफीस देख रहा था, इकबाल ने उधर ही देखा तो देखता रह गया। एक गोरी चिट्टी खूबसूरत लड़की जिसने लाल रंग की मैक्सी पहन रखी थी, जिस पर चमकीली मुकेश की हुई थी। बाल कटे हुए थे, उसके होठों पर लाल लिपस्टिक थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। शायद उसे किसी का इंतज़ार था। जब से वो लोग रामनगर के इस होटल में आए थे, तब से उन्हें कोई सुंदर लड़की नहीं दिखाई दी थी। जो दिखाई दी, उन्हें नफीस, पका अमरूद या सड़ा पपीता कहता था। इतनी सुंदर लड़की पहली बार दिखाई दी थी, इसलिए नफीस का फिदा होना लाजमी था, क्योंकि वो हर सुंदर लड़की को देखते ही सोचता था शायद यही उसकी होने वाली घरवाली हो। इकबाल खुद सौंदर्य का पुजारी था। सौंदर्य की प्रशंसा ना करना वो खुदा की बेइज्जती समझता था, इसलिए वो लड़कियों से सिर्फ दोस्ती करता था। वो लड़की कभी कभी उनकी तरफ भी देख लेती थी। उसकी सूरत कुछ पहचानी सी लग रही थी। इकबाल भाई, नफीस हर्षित होता हुआ बोला। वो बार बार अपन को ही देख रही है। तो आप भी उसे देखते रहिए, हिसाब बराबर हो जाएगा। लेकिन भाईजान, मुझे लग रहा है जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा है। तुम तो साले दुनिया की हर लड़की को जानते हो। यानी यही बात हुई, मान ना मान, मेरी टांग जबरदस्ती घुसी। नफीस ने बुरा सा मुंह बनाया और बोला, भाईजान मुहावरे की टांग क्यों तोड़ रहे हो? इकबाल अपनी हंसी दबाता हुआ बोला, मुहावरा है मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अरे साला, अपन टांग भी तोड़ेंगे, हाथ भी। तुम बोन से जोड़ लेना। लेकिन अपन कह रही है, उस बेचारी की तरफ मत देखो। अरे भाईजान, मैं तो पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी आंखें हटा कर रखो मियाँ, वरना फूट जाएंगी। तो आप ही पकड़ कर हटा दीजिए। ए लो साली, आंखें भी कोई टोकरी मोकरी है जो अपन पकड़ कर हटाएंगे? लेकिन फूटेंगी क्यों? अपन ने उसे पहले देखा, इसलिए उस पर अपन का हक है। तुम दूसरों की चीजें देखोगे तो साली आंखें नहीं फूटेंगी? इकबाल ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी, फिर बोला, आप तो इस तरह हक जता रहे हैं जैसे वो आपकी दुल्हन मुलन हो। है नहीं तो साली हो जाएगी। तो तशरीफ का टोकरा यहाँ से ले जाइए, उससे दोस्ती फरमाइए। काय को ले जाए? नहीं ले जाते। अपन के पास टोकरा मोकरा कहाँ से आ गया? तुम्हारे पास है तो तुम ही ले जाके दिखाओ। जो आ गया, इकबाल ने कहा और उठकर लड़की की तरफ बढ़ गया। पास पहुंचकर वो बोला, क्या मैं यहाँ बैठने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? गुस्ताखी तो तब होती जब आप मेरे सिर पर या मेरी गोदी में आकर बैठते। इस उत्तर से इकबाल बौखला गया, लेकिन तब भी वो ढीठ बनकर उसके सामने बैठता हुआ बोला, शुक्रिया। नफीस इस तरह बुरे बुरे मुंह बना रहा था जैसे किसी ने ज़बरदस्ती उसके मुंह में कड़वी दवा डाल दी हो, क्योंकि उस लड़की के पास बैठने का पहला अधिकार वो अपना समझ रहा था। अब वो कोई बहाना सोचकर उसके पास जाना चाहता था। मिस, इकबाल बोला, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। सपनों में देखा होगा, मैं अक्सर नौजवानों के सपनों में आती हूँ। लेकिन मैं सपने देखता ही नहीं। मिस्टर, वो उसकी आंखों में झांकती हुई बोली, लड़कियों से जान पहचान बढ़ाने का ये ढंग बहुत पुराना है, समझे? अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं खा रही है तो शायद आपको मैंने प्रोफेसर अनिल वागले के ऑफिस में देखा था। आप उनकी सेक्रेटरी रह चुकी हैं। वो लड़की चौंकी, लेकिन अगली पल वो खुद को संभालती हुई बोली, कुछ देर बाद आप कहेंगे कि मैं हीरो अमिताभ बच्चन की दोस्त भी रह चुकी हूँ। अब आप ज़्यादा बुद्धिमान बन रही हैं। क्या मतलब? पुलिस इतनी आसानी से धोखे में नहीं आने वाली। पुलिस जानती है कि प्रोफेसर वागले की मौत प्राकृतिक नहीं थी। तब आप उसे दुर्घटना कह सकते हैं। उनकी मौत अपने ही आविष्कार से हुई थी।
उस लड़की के मुंह से अचानक निकल गया। तो आप प्रोफेसर वागले की मौत की जानकारी रखती हैं? इकबाल ने उसकी बात को पकड़ते हुए कहा। तो आप मुझ पर इसलिए शक कर रहे हैं क्योंकि मैं उनकी सेक्रेटरी थी, जबकि उनकी मौत की खबर सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। मैं जानता हूँ। है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती। मैं चाहूंगी कि अब आप मुझे परेशान ना करें। मैं तो समझ रहा था आप वही हैं, इसलिए अब तो आपको मालूम हो गया ना कि मैं वो नहीं हूँ, इसलिए मुझसे बात करने का आपके पास कोई बहाना नहीं है। तो मैं चला जाता हूँ। इकबाल उठने ही वाला था कि चौंक उठा। वो लड़की दरवाजे की तरफ देख रही थी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। पार्ट 2। दरवाजे से एक मजबूत कद काठी का व्यक्ति हॉल में प्रवेश हो रहा था, जिसके चेहरे से लाली टपक रही थी। मूछें भूरी थी, सर पर हैट था, बदन पर ब्राउन सूट पहना हुआ था। हाथ में चांदी की मूठ वाली छड़ी थी। छड़ी के सहारे वो लंगड़ा कर चल रहा था और रात के समय भी उसकी आंखों पर काले शीशे वाला चश्मा था। इन सब के बावजूद उसका व्यक्तित्व काफी रौबदार नजर आ रहा था। लड़की की मेज के पास आकर वो रुका और इकबाल की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये साहब कौन है? मुझे नहीं मालूम, जबरदस्ती यहाँ आकर बैठ गए। वो भयभीत स्वर में बोली, जैनी झूठ मत बोला करो। इकबाल शांत स्वर में बोला, इन्हें बताने में क्या हर्ज है कि हम पुराने दोस्त हैं। इकबाल को याद था वो वागले मर्डर केस की फाइल में उनकी सेक्रेटरी का नाम मिस जैनी लिखा था, लेकिन वो इकबाल के मुंह से अपना नाम सुनकर स्तब्ध रह गई। फिर बौखला कर सीट से उठती बोली, मैं इसे नहीं जानती, ये फ्रॉड है, कोई धोखेबाज है ये। मिस्टर, लंगड़ा गुर्राया। आप हद से आगे बढ़ गए, खुद पर काबू रखिए। नफीस को लगा कि कुछ गड़बड़ है, अतः पास आकर उसने पूछा, क्या बात है भाई, क्या हो गया? कृपया आप खामोश रहिए। इकबाल तीखे स्वर में बोला, ए लो साला, अपन मदद करना है और अपन से ही बोल रहे हो कि खामोश रहो, यानी नेकी भी करो खामोश भी रहो। लगड़े ने जैनी का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ बढ़ गया। जैनी किसी पालतू कुतिया के समान उसके पीछे जा रही थी। आइए हम भी चलें। क्या इसका पीछा करोगे? नहीं, आगे पीछे दौड़ेंगे। तुम तो काटने को पड़ रही हो, अपन तो एक बात पूछ रहे थे। दोनों बाहर आ गए। इकबाल यहाँ आकर सिर्फ मनोरंजन ही करना चाहता था, लेकिन जेनी के दिख जाने के बाद वो खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि प्रोफेसर वागले की मौत के सिलसिले में पुलिस उनकी सेक्रेटरी जेनी की तलाश कर रही थी, जो उनकी मौत के बाद एकदम गायब हो गई थी। बिना जेनी के बयान के उनकी मौत का रहस्य नहीं खुल सकता था। वो लड़की उसे जेनी ही लगी थी। मन में दबे जासूसी विचारों ने उसे प्रेरित किया कि वो उस रहस्यमय लड़की की जानकारी प्राप्त करे। लेकिन नफीस की दिलचस्पी वो लड़की थी, क्योंकि वो उसमें अपनी होने वाली घरवाली की झलक देख रहा था। जैनी लंगड़े के साथ एक कार में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद नफीस व इकबाल कार द्वारा उनका पीछा कर रहे थे। पहाड़ी शहर होने के बावजूद भी उसकी सड़कें काफी चौड़ी और साफ सुथरी थी। किनारे फूलदार बगीचे बने थे। उन सड़कों से होती हुई अगली कार एक खंडर जैसी इमारत के फाटक से अंदर प्रविष्ट हो गई। इकबाल ने बाहरी कार रोकी, फिर नीचे उतरता हुआ बोला, अब बैठिए, मैं देख कर आता हूँ। फिर नफीस को वहीं छोड़कर इकबाल अंदर प्रविष्ट हो गया। वो टूटी फूटी इमारत थी। अंदर इकबाल को कोई भी नहीं दिखाई दिया। कार भी गायब थी। कंपाउंड के पिछली तरफ भी एक द्वार था। इकबाल को समझते देर नहीं लगी कि वो लोग उसी मार्ग से भाग निकले हैं। इकबाल ने वापस आकर जब नफीस को बताया तो वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, इतने दिनों बाद एक तो मिली थी, उसे साला उसका बाप उड़ा कर ले गया। खुदा करे उसकी एक टांग टूटी है, दूसरी भी टूट जाए। इकबाल ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और फिर दोनों वापस होटल आ गए। पार्ट 3। इकबाल ने राजन को ट्रंक कॉल करके जैनी के बारे में सब कुछ बता दिया। सुनकर राजन बोला, तब उसे तलाश करो। मैं यहाँ मनोरंजन करने आया हूँ, जासूसी करने नहीं। तो मुझसे जैनी का जिक्र ही क्यों किया? यार, यहाँ तो वही वाली कहावत सिद्ध होती है कि नेकी करो अपना सिर तोड़वा। चिंता मत करो, तुम्हारा सिर लोहे का है, टूटेगा नहीं। यानी उसे तलाश करना ही पड़ेगा? हाँ। लेकिन ये क्यों बोलते हो कि एक ऊँट भी मेरे साथ है? उस ऊँट की नकेल किस तरह हाथ में रखनी है तुम अच्छी तरह जानते हो। ओके। मुझे जेनी चाहिए। तुम जानते हो कि प्रोफेसर वागले की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई है।
मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अपना आविष्कार पूरा करते करते प्रयोगशाला में किसी दुर्घटना के तहत उनकी मौत हुई है और जैनी भी उसी दिन से गायब है। इस घटना को 1 महीने से ज्यादा हो गया है। जैनी मिल जाए तो उनकी मौत का रहस्य खुल सकता है। चिंता मत करो, जैनी को अगर मैं कार में ना लद सका तो गोद में उठाकर तुम्हारे पास ले आऊंगा। राजन ने उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया और बोला, जिस जगह तुम लोग ठहरे हो वो स्थान छोड़ दो और हो सके तो अपना हुलिया भी बदल लो, क्यों? क्योंकि तुम उनकी नजर में आ चुके हो। और इस ऊँट का क्या करूं जो लाखों में पहचाना जा सकता है? भाईजान के रहने का इंतजाम कहीं अलग कर दो। ओके, जरूरत पड़ी तो मैं भी वहां आ सकता हूँ। एक शर्त पे मैं तुम्हें आने दूंगा। क्या? मेरी होने वाली भाभी यानी अपनी शब्बो डार्लिंग को अपने साथ लेकर आओगे। यहाँ हरी भरी वादियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ हैं, दिलकश मौसम है। शोभा के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमोगे तो मजा आ जाएगा। राजन ने कोई उत्तर नहीं दिया और संबंध कट कर दिया। पार्ट 4। सवेरे जब नफीस सोकर उठा तो सिर से पांव तक कांप उठा और अरे बाप रे कहकर अपना बदन टटोलने लगा। इकबाल के कहने पर नफीस ने शाम को ही अपना कमरा बदल लिया था। जिस कमरे में वो लोग ठहरे थे उसे मैनेजर ने लोहे के 2 व्यापारियों को दे दिया था। सवेरे कमरे में उनकी लाशें बरामद हुई थीं। बदन नीला पड़ गया था, जबड़े भिज गए थे, उंगलियां मुड़कर अकड़ गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने तड़प तड़प कर प्राण दिए हों। कोई समझ नहीं सका कि उनकी मौत कैसे हुई। उस घटना ने होटल में ही नहीं बल्कि उस इलाके में भी सनसनी फैला दी थी। कोई कहता उन्होंने आत्महत्या की है, कोई कहता उनकी रहस्यमय ढंग से हत्या की गई है। ज्यादातर लोग हत्या का ही शक कर रहे थे। नफीस ये सोचकर कांप उठता था कि अगर उस कमरे में वो होता तो इस समय उसका भी 6.5 फीट लंबा मुर्दा वहां पड़ा होता। कपड़े बदलकर वो बाहर जाने ही वाला था कि तभी कॉल बेल बजी। उसने दरवाजा खोला तो घबरा गया। सामने पुलिस खड़ी थी। आ, आ, आप पुलिस? फरमाइए, आपसे कुछ पूछना है। इंस्पेक्टर ने कोमल स्वर में पूछा। पूछिए। अंदर आकर वो लोग सोफे पर बैठ गए। इंस्पेक्टर ने पूछा, कल आप लोग उसी होटल में ठहरे थे जिसमें मौतें हुई हैं? जी हाँ। आपके साथ कोई और भी था? जी, वो अपन का चचेरा भाई था। आप वो कमरा छोड़कर क्यों चले आए? अपन की इच्छा, बस आ गए। क्या आप जानते थे वहाँ कत्ल होने वाले हैं? ए लो, अपन कोई जोची मोची है क्या? पहले मालूम होता कत्ल होने वाले तो होने नहीं देते। लेकिन आपका साथी क्यों गायब हो गया? वो मिलेगा तो पूछकर बताऊंगा। इस हादसे में आपकी स्थिति भी शक भरी है, इसलिए आपको भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। तो आप अपन को डरा रही हैं? नफीस अकड़ कर बोला। अपन मियां नफीस खान ठेकेदार करोड़पति हैं, डरने वाले नहीं। चलिए। लेकिन जब पुलिस सचमुच उसे ले जाने लगी तो वो बौखला गया। पार्ट 5। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति हॉल में बैठा नफीस को पुलिस के साथ जाता देख रहा था। फिर वो बाहर आ गया। तभी एक टैक्सी उसके पास आकर रुकी। वो अंदर बैठता हुआ बोला। गोल गार्डन चलो। ड्राइवर ने टैक्सी को गति दे दी। थोड़ी देर बाद वो लोग शहर से बाहर आ गए, जहाँ गोल पार्क था जिसके चारों तरफ दूर दूर कच्चे पक्के मकान बने हुए थे। पार्क के दूसरी तरफ एक नदी थी। नदी के बाद चढ़ाई आरंभ होती थी, जहाँ पेड़ व झाड़ियाँ काफी तादाद में थे। अधेड़ उम्र का व्यक्ति नदी के इस तरफ ही उतर गया। बिल चुकाकर वो रस्सी के पटरे से बने पुल की तरफ बढ़ गया। ड्राइवर ने टैक्सी वापस मोड़ी और एक बड़ी चट्टान की आड़ में खड़ी करके पुल की तरफ बढ़ने लगा। वो ड्राइवर और कोई नहीं, इकबाल था। राजन के साथ चाहे वो मूर्ख नजर आता था, लेकिन जब वो अकेला जासूसी करता था तो बहुत बड़ा जासूस नजर आता था। एक पगडंडी ऊपर की तरफ चली गई थी। अधेड़ व्यक्ति को उसने उसी मार्ग से जाकर झाड़ियों में गायब होते देखा था। वो भी झाड़ियों के उस पार पहुंचा तो उसे पत्थरों से बनी एक शानदार इमारत नजर आई, जिसके कंपाउंड में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। अंदर मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। वो सावधानी से अंदर प्रविष्ट हो गया। तभी एक युवती दरवाजा खोलकर बाहर निकली और पैंट की जेब में हाथ डालकर बरामदे में टहलने लगी। इकबाल ने उसे पहचान लिया। वो जैनी थी। कुछ क्षण के बाद वो अंदर चली गई।
इकबाल अंदर जाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी एक भयंकर शक्ल का व्यक्ति बाहर निकला और वहीं जम गया। उसके हाथ में राइफल थी। इकबाल ने कुछ देर इंतजार करा, लेकिन जब उसने देखा कि वो वहां से हटने वाला नहीं है, तो वो पिछले भाग की तरफ बढ़ गया, जहां उसे एक खिड़की दिखाई दी थी। नीचे एक काफी बड़ा पत्थर था। पत्थर पर चढ़कर उसने देखा, अंदर कमरे में एक व्यक्ति खर्राटे लेकर सो रहा है। वो सावधानी से खिड़की पर चढ़ा और अंदर कूद गया। जरा भी आहट नहीं हुई। फिर जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसका ढक्कन खोलकर उस सोते व्यक्ति के नाक के आगे रख दी। क्लोरोफॉर्म की गंध ने उसे बेहोश कर दिया। वो एक काफी बड़ा कमरा था, जिसमें पेटियां रखी हुई थी। एक पेटी खुली थी, जिसमें काले नरम बड़े बड़े टुकड़े भरे थे। इकबाल ने जेब से चाकू निकाला और थोड़ा सा टुकड़ा काट कर जेब में रख लिया। फिर वो अगले दरवाजे से बाहर आ गया। उसने खुद को एक राहदारी में पाया, जिसमें 3 दरवाजे थे। आखिरी दरवाजे से रोशनी बाहर आ रही थी। उसने झांक कर देखा। वो काफी बड़ा कमरा था, जिसमें 4 लोग बैठे थे। उसमें एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति और जैनी भी मौजूद थी। अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोला, हमें बॉस का इंतजार करना होगा। इसके बाद ही हम लोग आगे कोई योजना बना सकते हैं। लेकिन अब इस शहर में हमारे लिए खतरा बढ़ गया है। लंबे व्यक्ति को पुलिस थाने ले गई है और उसका साथी गायब है। मुझे तो वो कोई जासूस लगता है। जैनी बोली। वो प्रोफेसर वागले की लेडी सेक्रेटरी का नाम भी जानता है। मुझे शक भरी निगाहों से वो देख रहा था। उसने तुम्हें जैनी कहा था ना? अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोला। हाँ, इसीलिए तो मैं कुछ भयभीत हो उठी थी। डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारा बॉस ऐसी रहस्यमयी शक्तियों का मालिक है कि उन लोगों का चौकड़ा उड़ा देगा। लेकिन हमें पहले मालूम करना होगा कि लंबा और बॉस का साथी कौन है और यहाँ क्यों आए हैं। ये आसान नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि उसने हमारा पीछा किया था। वो हमें गहरी दिलचस्पी ले रहा है। मेरा विचार है लंबा व्यक्ति मूर्ख दिखने वाला इंसान है। अधेड़ उम्र वाला व्यक्ति बोला। जेनी, तुम अपने सौंदर्य का जादू चलाकर उससे काफी कुछ मालूम कर सकती हो। मैं अपने रूप का जादू चलाना जानती हूँ। तुम लोग चिंता मत करो, ये काम मैं आसानी से कर लूंगी। जैनी ने मुस्कुराते हुए कहा। होटल में वो मुझे बड़ी हसरत बड़ी निगाहों से देख रहा था। मेरा एक फोन ही उसे मेरे पास लाने के लिए काफी होगा। तभी हल्की सी आहट हुई। इकबाल दबे पांव वापस लौट आया और उसी खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। पार्ट 6। पुलिस ने पूछताछ करके नफीस को छोड़ दिया था। इस समय वो अपने होटल के कमरे में मौजूद था और बहुत ही गुस्से में नजर आ रहा था। वो हाथों को झटकता हुआ बड़बड़ा रहा था। ये एहसान फरामोश साले, जासूस, इन पर भरोसा करूं तो उल्लू का पट्टा, बल्कि मैं तो कहता हूँ सुअर का पट्टा भी हो जाऊं। अपन को फांस कर साले गधे के सींग बनकर गायब हो गए। तेल लेने गए भाई भाई, आज से कोई भाई भाई नहीं। नफीस भाई, तुम साले पूरे चुकद हो, गधे भी हो। जासूस साले झूठे मक्कार होते हैं। अपन को फंसा दिया और पूछने भी नहीं आया कि पुलिस वालों ने तुम्हें क्यों नंगा कर दिया। ओ नहीं, कपड़ा तो अपन के बदन पर है। हट साला, कपड़े साले कैसे उतार सकते हैं? सालों को शर्म नहीं आएगी? अब अपन यहाँ नहीं रहेंगे, आज ही वापस चले जाएंगे। कौन है बे? दरवाज़ा खोलिए साहब, उस खूबसूरत लड़की ने भेजा है। खूबसूरत लड़की के नाम से ही नफीस के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। सामने मैले से कपड़े पहने एक लड़का खड़ा था। कहाँ है खूबसूरत लड़की? मेरी जेब में। अबे साले, तेरी इतनी सी जेब में लड़की कैसे आ जाएगी? उसने जेब से एक तय किया हुआ कागज़ निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस लड़की ने प्यार भरे सलाम के साथ में ये पत्र आपके लिए दिया है। नफीस का दिल धड़कने लगा। लड़का पत्र देकर चला गया। नफीस ने धड़कते दिल से वो पत्र खोला और पढ़ने लगा। लिखा था, डियर
अगर तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो तो नेशनल ब्यूटी क्लब के विश्राम स्थल पर मिलो, तुम्हें चाहने वाली वही होटल वाली लड़की। वही लड़की से नफीस ने तुरंत अंदाज़ा लगाया वो वही हो सकती है जिसे उसने होटल में देखा था, जिसको लंगड़ा अपने साथ ले गया था। नफीस ने उससे मिलने का निश्चय कर लिया। शायद उस लड़की के बाद उसे घर की रौनक बढ़ाने के लिए एक बीवी यानी उसकी घरवाली मिल जाए। ये विचार मन में आता ही उसने कपड़े बदले और होटल से बाहर निकल गया। पार्ट 7। नफीस ने कार में बैठकर इंजन चालू करा और फिर कार को गति दे दी। उसने अनुभव किया कि सड़क के पार खड़ा व्यक्ति उसे घूर रहा है। होगा साला कोई। वो बुदबुदाया और कार की गति बढ़ा दी। नेशनल ब्यूटी क्लब उच्च व शौकीन लोगों की तफरीह गाह थी। मनोरंजन के लिए वहां वही जा सकता था जिसके पास मेंबरशिप कार्ड हो या कोई मेंबर सिफारिशी चिट लिख कर दे दे। नफीस इकबाल के साथ कई बार उसकी इमारत के पास से गुजर चुका था, इसलिए उसे वहां का रास्ता मालूम था। कार पार्किंग में खड़ी करके वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जहां वर्दी में एक चौकीदार तैनात था। उसे एक रईस व्यक्ति समझकर उसने उसे रोका नहीं और जाने दिया। कुछ और लोग भी आ जा रहे थे, लेकिन नफीस ने अनुभव किया कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। खुले भाग में कुछ औरतें और मर्द उसे दिखाई दिए, जहां काफ़ी प्रकाश था। विश्राम स्थल कहाँ है उसे मालूम नहीं था। जब उसने एक व्यक्ति से पूछा तो उसने इशारे से बता दिया। वो मैदान की दूसरी तरफ था, जहां अंधेरा था और बीच में स्विमिंग पूल। इधर उधर काफ़ी पेड़ थे, जिनके कारण अंधेरे में वहां का वातावरण कुछ डरावना सा नज़र आ रहा था। लेकिन मामला खूबसूरत लड़की का था, इसलिए नफीस हिम्मत करके वहीं खड़ा रहा। क्लब की इमारत में से कुछ साए हरकत करते नज़र आ रहे थे। तभी उसे एक खनखनाती सुरीली आवाज़ सुनाई दी। तुम आ गए डियर। फिर वही लड़की अंधेरे में से प्रकट होकर उसके पास आई, जिसे उसने होटल में देखा था। वो जैनी थी। उसके कपड़ों से निकलती मन मोह लेने वाली खुशबू उसके नथुनों में घुसी तो उसका दिल धड़कने लगा। जैनी ने लाल रंग की मिडी पहनी हुई थी और चेहरे पर मेकअप व होठों पर लिपस्टिक थी। जब उसने मुस्कुराते हुए नफीस की तरफ देखा तो नफीस नर्वस होता हुआ हकलाया। आप आ गई? तुमने तो उस दिन होटल में मेरा दिल जीत लिया था। मेरा बाप ना आता तो उस दिन मैं अवश्य तुम्हारे साथ डांस करती। बाप होते ही दही में मक्खी की तरह हैं, यानी दरोगा किस्म के। खुदा का शुक्र है अपन का बाप खुदा को प्यारा हो गया। जैनी उसकी कमर में हाथ डालकर बोली। आओ इधर फूलों की क्यारी के पास बैठे। वहाँ फूलों के साथ साथ तुम्हारे प्यार की सुगंध भी आएगी। फिर दोनों क्यारी के पास आकर बैठ गए। जैनी नफीस का हाथ अपने हाथ में लेती हुई बोली। तुम बहुत अच्छे हो। तुम अपन से भी बहुत बहुत अच्छी हो। हाँ तो इसी खुशी में हो जाए। जैनी ब्रांडी की बोतल निकालते हुए बोली। कैसी खुशी? मेरा तुम्हारा पहला मिलन है, क्यों ना हम ब्रांडी पीकर इस खुशी को और खूबसूरत बनाएं। यानी शराब? नहीं नहीं, मैं शराब नहीं पीता। ब्रांडी शराब नहीं होती, बिल्कुल मेरी तरह होती है। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? अल्लाह कसम बहुत पसंद हो, अपन की होने वाली घरवाली की माफिक। तो फिर पियो। जैनी ने कहा और बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। ना चाहते हुए भी नफीस उसका प्यार भरा अनुरोध टाल नहीं सका और बोतल मुंह से लगाकर आधी खाली कर दी। इतनी पीकर ही वो बहकने लगा। फिर बोला। मजा आ गया। सारी पी जाओ और मजा आएगा। नाम तो तुमने बताया ही नहीं। जैनी। तुम्हारी शादी हो गई?
नहीं, तुम्हारे जैसा लंबा नौजवान पहले मिल जाता तो तुरंत शादी कर लेती। ठीक है, अब तो तुम अपन की घरवाली बनोगी ना? हाँ, मैं तुम्हारी घरवाली बनने के लिए ही पैदा हुई हूँ, लेकिन तुम्हारे साथी से मुझे डर लग रहा था। क्यों? तुम्हारा साथी जब मुझे घूरता है तो ऐसा लगता है वो मुझे खा जाएगा। अरे उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा ही है। अब घूरेगा तो अपन उसको खा जाएगा। किसे? अरे वही अपना इकबाल भाई। अरे लेकिन कैसा भाई, साले जासूस किसी के भाई नहीं होते। तो वो जासूस है हाँ। और वो मुझे क्या समझ रहा था? अरे साला तुमको कोई कातिल मातिल है, कोई साला प्रोफेसर, लेकिन लेकिन तुम इतनी सुंदर नाजुक चीज हो, कत्ल कैसे कर सकती हो? तो क्या वो अब मुझे तलाश कर रहा है? करता है तो करने दो, तुम तो अपन के पास हो ना। तो इस समय वो कहाँ है? अपन की जेब में नहीं है, यानी यानी अपन को नहीं मालूम। अरे छोड़ो यार उस साले को, देखो कितना सुहावना मौसम है। काली रात, ये फूल वाला बाग, स्विमिंग पूल के पानी का सफेद जाग, तुम्हारी तरह यानी घरवाली। वो मुझे और क्या समझता है? सेक्रेटरी, वही वो प्रोफेसर वागले जो साले खुदा को प्यारे हो चुके हैं। जैनी कुछ क्षण सोचती रही, फिर बोली, अच्छा डियर, अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है, कल फिर यहीं मिलेंगे, वरना डैडी नाराज़ हो जाएंगे। यार ये ना जाने डैडी क्यों पैदा हो जाते हैं। अगर पैदा होते भी हैं तो पूछो नाराज क्यों होते हैं, और जब नाराज होते हैं तो सोचो अपन उनसे मिलेंगे कैसे। नफीस बोलता रह गया और वो चली गई। पार्ट 8। जैनी ने जिस काम के लिए नफीस को बुलाया था वो पूरा हो गया था। इस समय वो तेजी से क्लब की इमारत की तरफ जा रही थी। तभी उसके चेहरे पर टार्च की रोशनी पड़ी। वो चौंक उठी। सामने 2 पुलिस ऑफिसर खड़े थे। इंस्पेक्टर ने पूछा, आप यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हैं? जी जी, मैं उधर उधर बगीचे में बैठी थी अपने दोस्त के साथ। खैर, आप इसी क्लब के मेंबर हैं? मैं नहीं, लेकिन मेरे पास क्लब में दाखिल होने के लिए सिफारिशी पत्र है। दिखाइए। उसने पर्स में से एक पत्र निकालकर इंस्पेक्टर को थमा दिया। इंस्पेक्टर ने पत्र पढ़ा। किसी मदन सहगल ने क्लब में दाखिल होने के लिए उसकी सिफारिश की थी। ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आया कि क्लब को छोड़कर आप इतनी सुनसान जगह में क्यों मौजूद हैं? ऐसी जगह पे मुझे शांति मिलती है। तो ऐसी शांति प्राप्त करने के लिए तो शहर में बहुत सारी जगह हैं। लेकिन आप मुझसे इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? क्लब में सीआईडी विभाग के एक ऑफिसर का कत्ल हो गया है, और आपके सिवा संदिग्ध अवस्था में टहलता हुआ यहाँ कोई नहीं मिला। तो आप मुझ पर कातिल होने का शक कर रहे हैं? यही समझ लीजिए। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। अजीब जबरदस्ती है। तभी एक सिपाही नफीस को थामे आता दिखाई दिया। नशे के कारण उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। पास आकर उनमें से एक बोला, साहब, ये साहब हमें बगीचे में पड़े मिले। इंस्पेक्टर ने टार्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली, फिर चौंकता हुआ बोला, ये तो वही होटल वाला है, इसी के छोड़े कमरे में 2 लाशें मिली थी। नफीस नशे में बड़बड़ाया, अबे कौन हो तुम? अपन को काय पकड़ के रखा है? इंस्पेक्टर गुर्राया। तुम कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते मिस्टर। अबे यार, अपन क्या धूल झोंकेंगे, वो तो साली खुद ही आंखों में क्या जेब में भी आ जाती है। ले चलो दोनों को थाने। सिपाही नफीस को धकेलने लगा। वो लड़खड़ाते हुए बोला, अबे अबे, शराफत से मैं गिर जाऊंगा, अपन बहुत बड़े आदमी हैं, चुपचाप चलो। अबे धक्का देते हो, खुदा तुम्हारी मोजों में आग लगाए, सारे बालों को जलाकर गंजा कर दे। मिस मोरी, नई डोरी, अब देखो साले धकी धकिया आ रहे हैं अपन को, रोको ना इनको।
लेकिन जेनी, जिसने अपना नाम उसे डोरी बताया था, खुद ही परेशान थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो पुलिस के चक्कर में पड़ जाएगी। पार्ट 9। क्लब में काफ़ी भीड़ थी। वहाँ एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। काफ़ी पुलिस वाले भी वहाँ मौजूद थे। एसपी खुद भी आए थे। लाश को देखकर नफीस का नशा गायब हो गया और वो आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहा था। इंस्पेक्टर ने एसपी को बताया, इसने होटल के जिस कमरे को छोड़ा था उसमें 2 लाशें पाई गई थी। ये चक्कर भी इसी का चलाया लगता है। अरे नहीं, नफीस बौखलाए सर में बोला। अपन साला खुद चक्कर मक्कर हो गए। अपन क्या खाक चक्कर चलाएंगे? इस लाश को पहचानते हो? एसपी ने पूछा। नफीस ने गौर से उसे देखा, फिर बोला, अरे ये तो वही है जिसने अपन होटल से अपन का पीछा किया था। कोई जेब कतरा या चोर होगा, अपन की पॉकेट बच गई। ये सीआईडी ऑफिसर है। होटल में हुई 2 हत्याओं के बाद तुम्हारी निगरानी कर रहा था। अरे बाप रे, यानी अपन फंस गए। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अरे वही साली मोहब्बत वगैरह। किससे? मिस मोरी, ये खड़ी है। ये ठीक कह रहा है, हम पार्क में बैठे थे। जेनी बोली। क्या तुम्हारे पास क्लब का मेंबरशिप कार्ड है? अपन यहाँ बिल्कुल नए हैं, साला कार्ड कहाँ से आएगा? मिस डोरी के पास भी कार्ड नहीं है सर। ये क्लब के एक मेंबर मदन सहगल के सिफारिशी पत्र द्वारा यहाँ आई थी। इंस्पेक्टर ने बताया। इन दोनों को पुलिस हेडक्वार्टर ले चलिए। ये दोनों संदिग्ध नजर आते हैं। नफीस के साथ जेनी के चेहरे का रंग भी पीला पड़ चुका था। सीआईडी ऑफिसर की मौत भी बिल्कुल वैसे ही हुई थी जैसे होटल के 2 व्यक्ति मारे गए थे। इस समय वहाँ सनसनी फैली हुई थी। फिर दोनों को पुलिस हेडक्वार्टर भेजने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई में लग गई। पार्ट 10। ये वही लंगड़ा था जो रात के समय भी आंखों पर काला चश्मा लगाता था। हाथ में उसकी छड़ी थी। जो व्यक्ति नफीस का पीछा कर रहा था वो जैसे ही क्लब के अंदर जाने लगा, लंगड़ा उसके पास से गुजरा। उसने छड़ी का सिरा उसके बदन से छुआ दिया। वो व्यक्ति खड़े खड़े लहराने लगा जो सीआईडी ऑफिसर था। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली और वो लहरा कर गिर पड़ा। लंगड़ा बाहर खड़ी कार की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। कुछ कदम हटकर एक टैक्सी खड़ी थी जिसमें बदमाश किस्म के 2 व्यक्ति बैठे थे। लंगड़े की कार जैसे ही आगे बढ़ी, टैक्सी उसके पीछे लग गई। थोड़ी देर के बाद कार एक कई मंजिल इमारत के सामने जाकर रुकी। लंगड़े को उतारकर कार आगे बढ़ गई। गोरे रंग का बदमाश टैक्सी से उतरता हुआ अपने साथी से बोला, तुम कार के पीछे लग जाओ, मैं लंगड़े को देखता हूँ। कहने के बाद वो इमारत की तरफ बढ़ गए। पार्ट 11। मदन सहगल एक रईस व्यक्ति था। क्लब के कंपाउंड में जैसे ही उसने अपनी कार रोकी, एक व्यक्ति तेजी से चलता हुआ उसके पास आ गया। तुम? मदन उसे देखकर चौंकता हुआ बोला, हाँ, तुम्हें सूचना देने आया हूँ। क्या? पुलिस तुम्हारी निगरानी कर रही है। क्यों? जैनी को तुम्ही ने क्लब में प्रविष्ट होने का सिफारिशी पत्र दिया था। तो क्या हुआ? सीआईडी ऑफिसर के कत्ल के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर उसने हवालात में जुबान खोल दी तो? तुम चिंता मत करो, वो मजबूत दिल की लड़की है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो तुम्हारी निगरानी हो रही है वो? उसकी तुम चिंता मत करो, मैं उससे निपट लूँगा। तुम जाओ और अब मेरे पास आने की कोशिश मत करना। क्लब में दाखिल होते ही वो मदन से अलग हो गया। पार्ट 12। आपसे वकील साहब मिलना चाहते हैं ताकि आपकी ज़मानत हो सके। जमानत काय को? अपन कोई अपराधी हैं? नफीस हवालात की सलाखों को पकड़ता हुआ बोला, लेकिन मिलने में क्या हर्ज है? ए लो, अपन को भिखारी समझ रहे क्या? अपन मियां नफीस खान ठेकेदार करोड़पति हैं। 1 दर्जन वकील खरीद कर जेब में रख सकते हैं। हवालात से तो बाहर निकलो। नहीं निकलते। ये भी साला कोई कानून है क्या? तो क्या ज़िंदगी भर यहीं रहने का विचार है? नफीस ने विचार किया और जिद छोड़ दी और बाहर आ गया। बाहर काला गाउन पहने एक वकील खड़ा था जिसके कनपटियों के बाल सफ़ेद हो गए थे।
तो आप ही नफीस खान हैं? जी हाँ, फरमाइए। नफीस पत्थर मार स्वर में बोला। मैं आपकी मदद करने आया हूँ। काय की मदद? अपन कोई जुर्म खो रहे हैं? आप 3 कत्ल कर चुके हैं। ओ मियाँ, होश की बात करो। वकील साहब, अपन ने कभी एक कीड़ा भी नहीं मारा, इंसान को कैसे मार सकते हैं? लेकिन आप पर ऐसा इल्ज़ाम है। कल को कोई कहेगा कि मियाँ नफीस खान उनकी लड़की को लेकर भाग गए तो साला वाली कोई ज़बरदस्ती है, यानी अपुल कातिल मातिल हो गए या लड़की के भागम भाग हो गए। नफीस ने कुछ इस ढंग से हाथ हिला हिला कर कहा कि वकील ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। खास तौर से उन्हें भागम भाग पर बड़ी ही जोर की हंसी आई थी। फिर वकील गंभीर स्वर में बोला, मुझे चंदन नगर से राजन ने भेजा है। यानी राजन ने? उसे खबर है? हाँ, अब बताइए, आपके साथी इकबाल कहाँ है? वो मिल जाए तो साले को 4 जूते मारूंगा। अपन फंस गए और वो गुम्मो मुखाला गायब है। खैर, आपके साथ वो लड़की भी बंद है ना? हाँ, वो साली धागा डोरी। हाँ, मैं दोनों को यहाँ से निकालना चाहता हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा। कैसा झूठ? यही कि डोरी को आप क्लब से बगीचे में ले गए थे। वो आपके साथ ही चंदन नगर आई थी। इससे क्या होगा? आप दोनों को छोड़ दिया जाएगा। और अपन के पहले बयान को वो क्या कुएं में डाल देंगे? अरे कह दीजिएगा कि इंस्पेक्टर ने ज़बरदस्ती मुझसे बयान दिलवाया था। पुलिस वाले डंडेबाज होते हैं, अगर उन्होंने मुझे डंडे बरसाना शुरू कर दिए तो? मेरे रहते आप पर आँच नहीं आएगी। लेकिन मुझे वो साली डोरी मोरी भी कुछ घपलेबाज लगती है। हाँ, देखने में बड़ी प्यारी और खूबसूरत है, लेकिन चिंगारी है। जब आप बाहर आ जाएंगे तो उससे भी निपट लेंगे। ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगा। वकील समझाकर चला गया। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर व एसपी खुद आए और नफीस ने वही बयान दे डाला जो वकील ने उसे समझाया था। यानी इंस्पेक्टर ने तुमसे जबरदस्ती बयान दिलवाया था? जी हाँ। उसकी तुमसे क्या दुश्मनी है? इस जन्म की तो साली कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन लगता है कि पिछले जन्म की कोई दुश्मनी है। दोनों कुछ क्षणों से घूरते रहे, फिर चले गए। थोड़ी देर के बाद सिपाही ने आकर बताया, डोरी को छोड़ दिया गया है और आप पर गलत बयानी की एक और दफ़ा लग गई है। अबे क्या बोल रहा है? अब पहले से भी ज़्यादा सज़ा होएगी। यानी फंस गए। वो साला वकील भी फंसा गया। साले को कीड़े पड़ेंगे, इतने लंबे लंबे दोजक में जाएगा, कुत्ते उसे घसीटेंगे। अपन शरीफ आदमी हवालात में सड़ रहे थे, वो साला अपन को और सड़ा गया। नफीस मियाँ, और पड़ो लड़की के चक्कर में, खा लो रसगुल्ले। लेकिन रसगुल्ले का है कि यहाँ तो लोहे का गोला मुंह में ठुस गया है। पार्ट 13। उस वकील ने अपने प्रभाव का प्रयोग करके नफीस को फंसाकर जैनी उर्फ डोरी को स्वतंत्र करा लिया। इस समय वो उसी की कार में बैठी थी। पुलिस ने तुम पर सख्ती तो नहीं करी? मैं खूबसूरत और दिलकश लड़की हूँ। मेरी जैसी लड़कियों के सामने पहुंचकर पुलिस खुद दुम हिलाने लगती है। लेकिन तुम कौन हो? मैंने पहचाना नहीं। समय आने पे पहचान लोगी। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बॉस ने बुलाया है। कौन सा बॉस? बड़ा बॉस। क्या तुम उससे मिल चुकी हो? नहीं, फिर तुमने कैसे समझ लिया कि उसने बुलाया है? हालात कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक हो गए, इसलिए मैंने सोचा शायद उसी ने बुलाया हो। ऐसी कोई बात नहीं है। लो तुम कार चलाओ, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। कहने के बाद उसने कार रोक दी। जैनी आगे व वकील पीछे आ गया। कार को गति देते हुए जैनी ने पूछा, अब कहाँ जाना है? रिवर ब्रिज की तरफ चलो। कार उस तरफ मोड़ते हुए जैनी ने पूछा, क्लब में सीआईडी के आदमी को कत्ल करने का क्या पहले से प्रोग्राम था? नहीं, वो नफीस के साथी के धोखे में मारा गया। सुना जा रहा है सबसे तेज तर्रार सीक्रेट्स एजेंट राजन भी यहाँ आ रहा है। बॉस उससे निपट लेगा, लेकिन मैं अपने लिए चिंतित हूँ। तुम पुलिस की लिस्ट में हो, समझ नहीं आया उन्होंने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? मेरा ख्याल है मुझे कोई खतरा नहीं है। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने पलट कर देखा और चौंक उठी। पिछली सीट खाली थी और वकील गायब था। उसने बौखला कर ब्रेक लगाए, लेकिन ब्रेक नहीं लगे।
उसे आंखों के सामने नाचती मौत नजर आने लगी क्योंकि आगे रिवर का पुल था। पीछे से एक टैक्सी आकर उसकी कार के साथ दौड़ने लगी। उसे एक बाल ड्राइव कर रहा था। बचाओ! उसे देखकर जेनी चीखी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने ही आया हूँ। हिम्मत से काम लो, अपनी कार का दरवाज़ा खोलकर मेरी टैक्सी में आ जाओ, जल्दी, पुल आने वाला है। जेनी के होश आवाज़ गुम हो गए थे, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसमें हिम्मत आ गई। टैक्सी बिल्कुल उसके कार के साथ दौड़ रही थी। उसने जैसे ही कार का दरवाज़ा खोला, वो टैक्सी से टकराकर टूट गया। फिर अगले ही पल उसने एक पाँव व एक हाथ टैक्सी के दरवाजे पर रखकर झटके से अंदर आ गई। कुछ ही क्षण की देरी उन दोनों को मौत के मुंह में ले जाती। इकबाल ने ब्रेक लगाकर टैक्सी रोक दी। कार पुल की रेलिंग को तोड़ती हुई नदी में जा गिरी। जेनी सीट पर पड़ी बुरी तरह हाफ रही थी। पीछे से आती 2 पुलिस की गाड़ियां वहां आकर रुकी। एक इंस्पेक्टर सहित कई सिपाही उसमें से उतरे। इकबाल भी बाहर आ गया था। पास आकर इंस्पेक्टर बोला, तुमने आज बहुत हिम्मत वाला काम किया है। अजी हम तो काम ही हिम्मत वाले करते हैं, वैसे वकील का क्या हुआ? कार से कूदते ही हमने उसे दबोच लिया था। तो फिर इनमें साहिबा को भी ले चलिए। वैसे तो ये है ही कमाल की चीज़, लेकिन हमारे लिए भी काम की चीज़ साबित होंगी। जेनी ने इकबाल को पहचान लिया था, जो उसे होटल में मिला था, जिसकी जान लेने के लिए वो अपने बॉस की सहायता कर रही थी, और उसी ने अपनी जान पर खेलकर आज उसकी जान बचाई थी। मैं तुम्हारी जान लेना चाहती थी। वो भर्राए स्वर में बोली, ये जानते हुए भी तुमने मेरी जान बचाई। मैंने तो वही करा जो मेरा फ़र्ज़ था। शायद इसी को इंसानी फ़र्ज़ कहते हैं। तुम सचमुच बहुत महान हो और मैं नीच हूँ। वो रो पड़ी। शायद ये पश्चाताप के आंसू हैं, लेकिन अब आंसू पोंछ लो, क्योंकि खुदा ने तुमको नेक राह पर चलने का एक और मौका दिया है। वो मुझे फिर मारने की कोशिश करेंगे। मुझे अपने साथ रख लो, मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगी, मैं सब कुछ बता दूंगी। चिंता मत करो, तुम इस समय पुलिस के संरक्षण में हो, कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। तुम इनके साथ पुलिस स्टेशन चलो, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। जेनी ने विरोध नहीं किया और इकबाल को एहसान व प्यार भरी नज़रों से देखती हुई पुलिस की जीप में बैठ गई। दूसरी जीप में नकली वकील था। दोनों जीपें शहर की तरफ चल पड़ी। पार्ट 14। इकबाल ने इस केस में खुद को पूरी तरह उलझा लिया था। मदन सहगल उसकी नज़रों में संदिग्ध हो गया था, इसलिए उसने शहर के एक बदमाश को उसकी इमारत की निगरानी पर लगा दिया था। पुलिस के साथ जाने की बजाय वो टैक्सी द्वारा वहीं पहुंचा। एक व्यक्ति इस समय भी इमारत के सामने टहलता हुआ निगरानी कर रहा था। टैक्सी के रुकते ही वो आदमी इकबाल के पास आ गया और बोला, साहब यहाँ टहलते हुए तो मेरे पाँव बुरी तरह दुखने लगे हैं। तुम्हारा काम ख़त्म हुआ, अब जाकर आराम करो और ये लो अपना मेहनताना, इकबाल ने कहा और कुछ नोट जेब से निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। साहब एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या? आपने मुझे इस इमारत के सामने सिर्फ टहलने व किसी के द्वारा टहलने का कारण पूछने पर कुछ ना बताने का आदेश दिया था। ऐसा काम आपने मुझे क्यों सौंपा? बेटे, अच्छे बच्चे सवाल नहीं करते हैं। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो सिर्फ आम खाने से मतलब रखते हैं, गुठली गिनने से नहीं। ठीक है। जाओ, कल तुम्हें फिर यहीं आकर ड्यूटी देनी है, याद है ना? जी हाँ। ठीक है, अब जाओ। इकबाल उसके ओझल होने तक उसे देखता रहा, फिर नज़र उठाकर इमारत की तरफ देखा। इमारत के सामने वाली खिड़की पर उसे एक व्यक्ति की झलक दिखाई दी। उसके होठों पर रहस्यमय मुस्कान थिरक उठी। फिर वो टैक्सी में बैठ गया। पार्ट 15। दोनों पुलिस की जीपें आगे पीछे दौड़ रही थीं। हर जीप में एक इंस्पेक्टर व 4 सिपाही मौजूद थे। अगली जीप में इंस्पेक्टर की बगल में जैनी व पिछली जीप में नकली वकील बैठा हुआ था। जैसे ही दोनों जीपें शहर की आबादी में प्रविष्ट हुईं, सामने एक काली कार आती दिखाई दी। उसमें बैठे व्यक्ति को देखकर जैनी के चेहरे का रंग उड़ गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या बात है मिस जैनी? खतरा, मौत आ रही है।
कहाँ? वो काली कार। इंस्पेक्टर कुछ करता उससे पहले ही वो काली कार पास से गुजरी और उसमें से एक छड़ी बाहर निकली जिसके सिरे से नीली धुएं की लकीर निकली। उसने फूलकर गुब्बारे का रूप धारण कर लिया। गुब्बारा फटा और जीप में बैठे सभी लोग पीड़ा से तड़प उठे, लेकिन उनके कंठ से चीख नहीं निकली। सबके जबड़े भिज गए और उंगलियां टेढ़ी हो गईं। फिर जीप एक खंबे से टकराकर पलट गई। दूसरी जीप की तरफ भी धुएं की नीली लकीर लपकी और जीप तक पहुंचते पहुंचते उसने गुब्बारे का रूप धारण कर लिया। फिर वो फट गया। उस जीप के साथ भी वही हादसा पेश आया और वो सब जीते जागते मनुष्य से लाशों में बदल गए। पार्ट 16। उस हाल की मेज पर 12 लाशें पड़ी थी। सभी सफ़ेद कफन से ढकी हुई थीं। जीपों के उलटने से 8 लाशें कुचल गई थीं। नकली वकील, जैनी व दोनों इंस्पेक्टर की लाशें साबुत थीं। पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर वहां मौजूद थे। सभी परेशान व उत्तेजित नजर आ रहे थे। इस असाधारण घटना ने उस शहर में ही नहीं बल्कि सारे देश में सनसनी फैला दी थी। जो भी सुनता था भय से कांप उठता था। सभी लाशें काली पड़ गई थीं। उनके जबड़े भिजे हुए थे। हाथ पांव की उंगलियां मुड़कर टेढ़ी हो गई थीं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया, होटल में मिलने वाली व क्लब में मिलने वाली एक लाश ऐसी ही थी। यानी उनकी और इनकी हत्या में कोई फर्क नहीं है? एसपी ने पूछा। नहीं। वहां मौजूद पुलिस ऑफिसरों की तरफ देखते हुए एसपी बोले, ये चक्कर सिरे से ही समझ में नहीं आ रहा है। सर, ये चक्कर तो उस होटल से शुरू हुआ था जिसमें 2 लाशें बरामद हुई थीं। लंबे कद का नफीस तो हवालात में है और उसका साथी गायब है। वो सीक्रेट एजेंट इकबाल है, राजन का साथी। राजन के यहाँ आने की सूचना मिली तो थी, लेकिन वो अभी तक रामनगर नहीं पहुंचा है। वो भारत का बहुत बड़ा जासूस है। मैं खुद बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन लगता है इकबाल उन अपराधियों के विरुद्ध काम कर रहा है। तब तो नफीस खान बेगुनाह होगा। हाँ, लेकिन अभी इकबाल के कहने पर उसे कुछ समय के लिए हवालात में ही रखना है। उसे शायद वकील पर शक हो गया था। उसी के कहने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। तभी एक इंस्पेक्टर बोला, सर देखिए, इकबाल आ रहा है। पास आकर इकबाल गंभीर स्वर में बोला, ऐसा खतरनाक हादसा पेश आएगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन तुम एकाएक कहाँ चले गए थे? एक ऐसे आदमी के पीछे जिसका इन घटनाओं के पीछे हाथ हो सकता है। कौन आदमी? मदन सहगल। वही तो नहीं जो मेरिन स्ट्रीट में रहता है? जी वही। लेकिन वो तो बहुत शरीफ आदमी है। मैं उसे जानता हूँ। वो 2-3 मिलों का मालिक है। शायद आप भूल रहे हैं, डोरी उर्फ जैनी को उसी ने क्लब में दाखिल के लिए सिफारिशी पत्र दिया था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्लब का कोई भी मेंबर अपने परिचित को सिफारिशी पत्र दे सकता है। लेकिन जैनी एक अपराधी थी। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो शराफत का नकाब ओढ़कर अपराध करते हैं। कोई कुछ नहीं बोला। तभी एक सिपाही ने आकर एसपी से कहा, सर आपका फ़ोन है। एसपी दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर उसने इकबाल के हाथ में एक चिट थमा दी जिस पर लिखा था, नेल्सन रोड के बंगला नंबर 30 पर फौरन पहुंचो, जकराज। उसे पढ़कर इकबाल का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो बुदबुदाया, अब इन हरामजादों की धज्जियां बिखर जाएंगी। कैसे? जल्दी आपको मालूम हो जाएगा। अब मैं चलूँगा, मुझे ज़रूरी काम है। कहने के बाद इकबाल तेज़ी से बाहर आ गया। पार्ट 17। नेल्सन रोड शहर के दाहिने भाग में थी। सड़क के दोनों तरफ की ज़मीन कुछ ऊंची थी। उसी पर कुछ कुछ दूरी पर बंगले बने थे, इसलिए वहाँ हमेशा सन्नाटा छाया रहता था। इकबाल को 20 नंबर बंगला तलाश करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। वहाँ जो नेम प्लेट लगी थी उस पर लिखा था, कर्नल जाकिर हुसैन। राजन कर्नल की कोठी पर क्या कर रहा है वो समझ नहीं सका। इस कर्नल का नाम भी उसने कभी नहीं सुना था। इकबाल मोटरसाइकिल सहित फाटक के अंदर प्रविष्ट हो गया।
बागीचे में उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो लंबा तगड़ा व अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसने खाकी वर्दी पहनी हुई थी। वो पाइप से पेड़ों को पानी दे रहा था। इकबाल ने अंदाज़ा लगाया यही कर्नल जाकिर हुसैन होगा। कर्नल ने एक नज़र उसे देखा और फिर पेड़ों को पानी देने लगा। इकबाल पास पहुंचकर उससे बोला, नमस्ते कर्नल साहब। जीते रहो बबुआ, खुदा लंबी उम्र दे। कर्नल साहिब से मिलबे? जी हाँ। कर्नल साहिब पीछे के बरामदे में मिली है। इकबाल चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। फिर उसने पूछा, आप कौन हैं? हम ही बंगले के माली होवत हैं। धत तेरे की। इकबाल ने अपने माथे पर हाथ मारा। कहा हुआ बबुआ? मुझे माली से नहीं, कर्नल साहब से मिलना था। इकबाल ने बुरा सा मुंह बनाया और पिछले बरामदे की तरफ बढ़ गया। पिछले बरामदे में पहुंचकर वो अपनी पलकें झपकाने लगा। वहाँ सफ़ेद कोट और सफ़ेद पैजामे में बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी मौजूद था। उसने सिर पर टोपी पहन रखी थी। इकबाल समझ नहीं सका कि वो कर्नल है या वही माली कपड़े बदल कर आ गया है। तभी उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। यस प्लीज। उसे अंग्रेज़ी बोलते सुनकर उसे विश्वास हो गया कि बाग में मिलने वाला माली था और ये कर्नल है। किससे मिलना मांगता? जी, कर्नल जाकिर हुसैन से मिलने आया हूँ। तो कर्नल से मिलना मांगता? तुम कौन से मुल्क से आता और कर्नल को काहे को मिलना मांगता? अपन की खोपड़ी ख़राब हो गई है इसलिए मिलना मांगता। इकबाल ने झल्लाकर दोनों गालों पर थप्पड़ मारता हुआ बोला। क्या हुआ तुमको? मतलब तुम भी कर्नल नहीं हो? हम तो कर्नल का खानसामा है। धत तेरे की। अब क्या हुआ? यार यहाँ के सब नौकर बड़ी बड़ी मूंछों वाले हैं। हाँ, यहाँ एक साहब चंद्रनगर से आकर ठहरे हैं, उनसे मिलना है। तो पहले क्यों नहीं बोला? अंदर ड्राइंग रूम में चले जाओ, वहाँ कर्नल साहब से पूछना। यहाँ से कॉरिडोर में घुस जाओ, सीधे ड्राइंग रूम में पहुँच जाओगे। इकबाल उसके बताए रास्ते से ड्राइंग रूम तक पहुंचा, जिसके दरवाजे पर लाल रंग का मोटा पर्दा पड़ा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा नॉक किया, अंदर से रोबीला स्वर उभरा। कम इन। इकबाल अंदर प्रविष्ट हुआ तो उसका मुंह भाड़ जैसा खुल गया। खोपड़ी लट्टू की तरह घूमने लगी। सामने सोफे पर लंबा तगड़ा बड़ी बड़ी मूंछों वाला व्यक्ति बैठा था, जिसने रेशमी गाउन पहना हुआ था। उसकी उंगलियों में सिगार दबा था और हाथ में कोई किताब थी। माली खानसामा व उसके चेहरे में समानता नजर आ रही थी। कपड़े व बोलने का ढंग अलग था। उसने नज़र उठाकर इकबाल को देखा, फिर पूछा, शायद आप भी चंदा मांगने वालों में से हैं। चंदा लेने से पहले आपको गारंटी देनी होगी कि आप चंदा अच्छे कामों में लगाएंगे, खुद हजम नहीं कर जाएंगे। पहले मुझे बताइए कि आप कौन हैं? आप मुझे क्या समझ रहे हैं? इस कोठी का माली या खानसामा? नॉनसेंस, क्या बकवास है? तब फिर आप उन दोनों के भूत होंगे। ए, वो गरज कर बोला। तुम इस समय कर्नल ताहिर हुसैन से बात कर रहे हो? जी नहीं, अगर वो दोनों माली और खानसामा है तो आप इस कोठी में झाड़ू पोछा लगाने वाले नौकर हैं। हे लड़के, तुम कर्नल ताहिर हुसैन की बेइज्जती कर रहे हो। मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दूंगा। आप चाहे मुझे गोली मार दीजिए, इकबाल परेशान स्वर में बोला, लेकिन मुझे मेरे मेहमान से मिलवा दीजिए। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा जैसा बदतमीज यहाँ कैसे घुसाया। निकल जाओ यहाँ से। इकबाल ने अंदाज़ा लगाया या तो उसे मूर्ख बनाया जा रहा है या फिर ये कोई फ्रॉड है। ये विचार मन में आते ही उसने जेब से रिवॉल्वर निकाला और गुर्राया, तुम अवश्य कोई फ्रॉड हो, बताओ कौन हो तुम? तो तुम मुझे गोली मारोगे, मैं तुम्हें तोप से उड़ा दूंगा, बमों से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कैप्टन, मेरी तोप लाओ। कैप्टन। वो चीखा। यस पापा। एक सुरीली प्यारी सी आवाज़ बगल वाले कमरे से उभरी। फिर पर्दा उठाकर जो चीज़ अंदर प्रविष्ट हुई से इकबाल देखता ही रह गया। वो गोरी चिट्टी खूबसूरत मासूम सी लड़की थी। उसके गोरे रंग पर लाल रंग की स्कर्ट बहुत जच रही थी। पाँव नंगे थे। मेजर, कर्नल गुर्राया। क्या अपने ऑफिसर के सामने इस तरह आते हैं? तो फिर पापा? व्हाट पापा? पापा गए तेल लेने, हम कर्नल हैं और तुम हमारे जूनियर। यस पापा, यस सर। लड़की ने अटेंशन होकर सल्यूट जोड़ दी।
उसका भोलापन व मासूमियत देखकर इकबाल की बोरियत मिट गई। मेजर, ये हमें रिवॉल्वर दिखा रहा है, इसका कोर्ट मार्शल कर दो, तोप से उड़ा दो इसे। लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर इकबाल की तरफ देखा। इकबाल ने भी जल्दी से पलकें झपका दी। पापा, ये मेरी नकल कर रहा है। क्या तुम्हें ये तोप दिखा रहा है? नहीं, वो भोलेपन से बोली। आँख मार रहा है। दोनों आंखें? तो तुम 2 आंखें मुझसे उधार लेकर अपनी 2 आंखें मिलाकर 4 आंखें मार दो, ये अवश्य छलनी हो जाएगा। इसकी ज़रूरत नहीं है, इन्हें देखने के बाद मैं तो क्या कोई भी हथियार डाल सकता है। कहने के बाद इकबाल ने रिवॉल्वर कालीन पर गिरा दिया। लेकिन अभी तो तुम पर गोली भी नहीं चली। ये किसी गोली से कम नहीं है, अगर सचमुच आंखें मार दी तो अपना बोलो राम हो जाएगा। लड़की खिलखिला कर हंस पड़ी। इसी के साथ बगल वाले कमरे से 2 ठहाके की आवाज़ गूंजे। उनमें एक ठहाका स्त्री का था। कर्नल दोनों जांघों पर हाथ मारता हुआ पागलों की तरह हंस रहा था। साथ वाले कमरे से शोभा व राजन प्रकट हुए। कर्नल अंकल, शोभा बोली। मैंने कहा था ना, मेरा देवर गोलियों व तोपों से नहीं डरता, नैनो से डरता है। हाँ, अगर गजल ना आती तो ये साहब अवश्य मुझे गोली मार देते। गजल शर्मा गई। इकबाल पलके झपकाता हुआ बोला, तो यह सब मुझे मूर्ख बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। शुभा भाभी, इसका बदला तुमसे व राजन से अवश्य लूंगा। इन दोनों की कोई गलती नहीं है। गजल मुस्कुराती हुई बोली। सुना था आप दूसरों को मूर्ख बनाते रहते हैं, इसलिए मैंने पापा के साथ आपको मूर्ख बनाने का प्लान बनाया। धत तेरे की, क्या हुआ? तुमसे तो बदला भी नहीं ले सकता। क्यों? तुम्हारे होठ लौकी की तरह और आंखें बैगन की तरह हैं। धत, गजल ने कहा और अंदर भाग गई। राजन ने पूछा, इस तरह के स्वागत का शायद तुम्हें काफ़ी मज़ा आया होगा। मज़ा तो आया, लेकिन समझ में नहीं आया कर्नल साहब मुझे 3 जगह कैसे दिखाई दे गए। जल्दी जल्दी कपड़े बदलकर इन्होंने तीनों रोल निभाए हैं। फिर कर्नल का छोड़कर वो तीनों दूसरे रूम में आ गए। पार्ट 18। शोभा भाभी, कहो देवर जी। राजन के साथ इस गुलाबी साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो, और जब मुस्कुराती हो तो ऐसा लगता है राजन पर फूल बरस रहे हो। किस खुशी में मुझे घिस रहा? शोभा मुस्कुराई। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, राजन को भी घिस रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आकर अकेला अपराधियों से पिटता हुआ 7 इंच घिस चुका हूँ। राजन मुस्कुराता हुआ बोला, मैंने सोचा था जैनी से तुम अकेले निपट लोगे, लेकिन जब हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया तो मैं तुरंत शोभा के साथ यहाँ आ गया। ये साधारण केस नहीं है, ये केस प्रोफेसर अनिल वागले की हत्या से शुरू हुआ था। प्रोफेसर की पर्सनल सेक्रेटरी हत्या के बाद से ही गायब थी। उनकी लाश प्रयोगशाला में मिली थी, जो बुरी तरह जल गई थी। प्रोफेसर वागले के दूसरे सहायकों ने अंगूठी, घड़ी व गले में पड़ी चेन से उनकी शिनाख्त की थी। बाद में यही अंदाज़ा लगाया गया था कि कोई प्रयोग पूरा करते हुए उनके साथ ऐसी दुर्घटना घटी है, लेकिन मेरा मन कहता था ये हत्या का केस है। जेनी से मिलने व उसके बाद का घटना चक्र मेरे इस शक की पुष्टि करता है। शोभा बोली, मैं भी उस समय राजन के साथ उनसे मिलने गई थी, जब उन्होंने बताया कि देश के लिए वो एक ऐसा आविष्कार कर रहे हैं जिसके पूरा होते ही देश की फौजी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और भारत विश्व में एक शक्ति के रूप में उभरेगा। लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। कहीं उस आविष्कार के लिए ही तो प्रोफेसर वागले की हत्या नहीं कर दी गई? इकबाल ने शंका प्रकट की। तो ऐसा ही लगता है, लेकिन जिसने भी उन्हें ख़त्म करके देश को कमज़ोर करने की चेष्टा की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पार्ट 19। नफीस के पांव छत में लगे कड़ों से अटके हुए थे और सिर मेज़ पर रखे तकिए पर टिका था। वो दोनों गालों पर बार बार थप्पड़ मार रहा था। उसके गले से अजीब अजीब आवाज़ें निकल रही थीं। खुदा की कसम, अपन तौबा करते हैं, 100 बार तौबा करते हैं, 1,00,000 बार, बल्कि आसमान पर जितने तारे हैं उतनी बार तौबा, गंजे के सर पर जितने बाल हैं उतनी बार तौबा। 1 मिनट, लेकिन गंजे के सर पर तो बाल ही नहीं होते हैं। तौबा 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 तौबा। जो अब किसी लड़की की तरफ देखूं भी, एक लड़की के कारण अब उनका जुलूस निकल गया। यानी मियां नफीस खान ठेकेदार करोड़पति को हवालात में बंद होना पड़ा। इज्जत खराब हो गई, कपड़े उतर गए,
अरे नहीं, कपड़े साले काय को उतरेंगे, नंगा होना है क्या? तौबा तौबा। शोभा, राजन व इकबाल दरवाजे पर खड़े थे। इकबाल शायद ठहाका लगाकर हंस पड़ता, लेकिन शोभा ने हथेली से उसका मुंह बंद कर लिया, क्योंकि राजन के साथ वो खुद उसकी बकवास से मज़ा ले रही थी। यहाँ आने के बाद शोभा, राजन उसे इस शर्त पर रिहा करवा कर लाए थे कि अब वो किसी लड़की के चक्कर में पड़ने की बजाय तौबा करेगा, और उस समय वो तौबा ही कर रहा था। उसका तौबा करने का ढंग भी निराला था। राजन आगे बढ़कर बोला, नफीस भाई, बहुत तौबा हो गई, अब बस करो। नहीं नहीं, जब तक खुदा मेरे दिल में घुसकर नहीं बोलेगा कि जाओ माफ़ किया, तब तक अपन चमगादड़ के माफिक उल्टा लटक कर तौबा करते रहेंगे। अरे थक जाएंगे। कोई बात नहीं, अपन पर 100 बार लानत, बल्कि मलानत भी। कोई सुनेगा तो यार क्या कहेगा? मियां नफीस खान, ठेकेदार, करोड़पति, एक लड़की के चक्कर में पड़कर हवालात में बंद हो गए। अपन गधे हैं, बल्कि डबल गधे। खुदा इकबाल को भी उल्टा लटका है, ये सब उसी की वजह से हुआ है। खुदा उससे भी डबल तौबा करवाए। ठीक कहते हैं आप, लेकिन अब बस करिए, बाकी तौबा ये कर लेगा। ए लो, वो और तौबा करे, वो तो अपना ही कसूर है जो उसे सगा मान लेते हैं, तेल लेने का भाई। और इकबाल भी। भाईजान, शोभा बोली। अब आप बस करिए, मैं कान पकड़ कर इकबाल से तौबा करवा लूँगी। नफीस ने कड़ों से पैर निकाले और बैलेंस ठीक न रख पाने के कारण मेज से होता हुआ फर्श पर जा गिरा और कहराता हुआ बोला, आय मर गया, ये साली और सजा मिली है। ए खुदा, आधे से ज्यादा कसूर इकबाल का है, उसे 3/4 सजा जरूर देना। इकबाल अपनी हंसी पेट में दबाए वहां से भाग लिया। पार्ट 20। नफीस दूसरे कमरे में आराम फरमा रहा था और उस कमरे में शोभा, इकबाल व राजन मौजूद थे। इकबाल ने अब तक की सारी कहानी उसे सुना दी थी। सुनने के बाद राजन बोला, तो मदन साइकिल की कोठी के सामने खुले रूप से आदमी को ठहलाकर तुम उसके मन में भय पैदा कर रहे हो? हाँ, ताकि वो कोई गलती करे और मैं असली अपराधी तक पहुंच जाऊं। मदन सहगल भी तो असली अपराधी हो सकता है। वाह भाभी, क्या विचार पेश किया। दिल चाहता है तो मैं कंधे पर उठाकर भांगड़ा नाचूं। इस तरफ तो मेरा ख्याल ही नहीं गया। इस बार मैं तुम्हारे साथ ही मिलकर जासूसी किया करूँगा। शोभा मुस्कुरा दी। वैसे तुम सही कह रहे हो, राजन बोला। मदन साइकिल को ही आगे बढ़ने का रास्ता बनाओ। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई, वो खौफनाक लंगड़ा कौन है? चिंता मत करो, समय आने पर सारे भेद खुल जाएंगे। वैसे तो नकली वकील मारा गया है, वो मदन की कंपनी का ही एक एजेंट था। लंगड़े का उस केस में काफ़ी अहम रोल नज़र आता है। मैं उसकी तलाश करूँगा। वो तो है ही, लेकिन ये बात भी समझ नहीं आई कि वो लोग हत्याएं करने के लिए कौन सा उपाय प्रयोग में ला रहे हैं। जहरीली गैस जो तुरंत अपना प्रभाव दिखाती है। तो फिर उस गैस द्वारा हम पर भी हमला हो सकता है। हमें उससे बचाव का रास्ता खोजना होगा। अब एक बात बताओ, कर्नल ताहिर हुसैन कैसे इंसान है? मुझे तो वो बहुत रहस्यमयी व्यक्ति नज़र आते हैं। मिलिट्री सीक्रेट सर्विस के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, इसलिए उनका क्रियाकल्प रहस्यमयी ही नज़र आता है, लेकिन वह काफ़ी दिलचस्प इंसान है। और उनकी बेटी गज़ल? वो तो बहुत ही मासूम व भोली लड़की है। शोभा बोली। नफीस भाई ने देख लिया तो सचमुच गज़ल गाने लग जाएंगे। वो तो उसकी तरफ आंख उठाकर देखेंगे भी नहीं। लड़कियों से दूर रहने के लिए ही तो उल्टे लटक कर तौबा कर रहे थे। शोभा मुस्कुराती ही बोली, तुम ये सारी बातें भूल जाओ और मदन सहगल के पीछे लग जाओ। शोभा भी मेरे साथ जाएगी। ठीक है, लेकिन भेज बदल कर जाना, इस तरह काम करने में आसानी होगी। तभी नफीस अंदर आया। इकबाल पर नज़र पड़ते ही उसका चेहरा फिर बिगड़ने लगा। वो बोला, तो तुम यहाँ भी पहुँच गए अपनी मनहूस सूरत लेकर? नफीस भाई, शोभा बोली। आप गुस्सा थूक दीजिए, इकबाल ने डबल तौबा कर ली है। तुमको खुश करवाने के लिए बोल दिया होगा, वरना ये साला तो अपन को कब्र में भेजकर ही तौबा करेगा। नफीस जले कटे स्वर में बोला। शोभा ठीक कह रही है नफीस भाई, अपन ने कान पकड़कर तौबा कर ली है। इकबाल दोनों कान पकड़कर बोला। अब तो कभी नहीं कहोगे कि उस लड़की को घरवाली बना लो? ठीक है, नहीं कहूँगा। तो जाओ, माफ़ किया। इकबाल ने चैन की सांस ली। पार्ट 21। इकबाल इस समय नौजवान के भेष में था। शोभा ने लाल रंग की कसी हुई पैंट व उसी रंग की जैकेट पहनी हुई थी। बालों को 2 हिस्से में बांटकर सिर के पीछे 2 छोटे छोटे जूड़े बना रखे थे। इस भेष में वो बहुत प्यारी नज़र आ रही थी।
इकबाल ने उस व्यक्ति को रुपए देकर विदा किया जो मदन सहगल के बंगले की निगरानी कर रहा था। फिर शोभा के साथ आकर बंगले के सामने वाले होटल में बैठ गया। शोभा ने 2 कप चाय का ऑर्डर दिया, फिर पूछा, यहाँ कब तक बैठने का इरादा है? जब तक तुम्हारे प्यारे प्यारे जोड़ों को देखकर मेरी आंखें थक नहीं जाती। क्यों? मेरे जूड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरा बस चले तो इनकी तस्वीर खींचकर अपने पास रख लूं। देवर जी, भाभी से ऐसी बातें नहीं करते। तो फिर ऐसी बातें किससे करते हैं भाभी जी? गर्लफ्रेंड से। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड सल्लो जी हैं। क्या करूं, वो कभी 2 जूड़े बनाती ही नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं सिफारिश कर दूंगी। शोभा मुस्कुराती हुई बोली, अब वो तुम्हारे सामने जब भी आएगी 2 जूड़े बनाकर ही आएगी। तब तो मैं खुदा से दुआ करूंगा राजन तुम्हें बार बार शब्बो डार्लिंग कहे। शोभा के गोरे गालों पर लाज की लाली दौड़ गई। तभी इकबाल को कोठी से एक लंबी ब्यूक कार बाहर निकलती दिखाई दी। रुपए मेज पर डालकर वो तेजी से अपनी कार की तरफ लपका। इस समय ड्राइविंग सीट पर एक ही व्यक्ति बैठा था जिसका हैट माथे तक इस तरह झुका हुआ था कि उसकी सूरत स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी। शोभा ने पूछा, क्या करने जा रहे हो? कार की डिक्की में यात्रा किए हुए बहुत दिन हो गए, आज हम कार की डिक्की में बैठकर यात्रा करेंगे। डिक्की काफ़ी बड़ी थी, फिर दोनों बिना आवाज़ किए डिक्की में घुस गए। डिक्की का ढक्कन उन्हें थोड़ा सा खुला रहने दिया। कुछ क्षणों बाद 3 व्यक्ति कोठी के बाहर निकले। बीच में मदन सहगल चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने उसे अपने घेरे में ले रखा है। उनके बैठते ही कार चल पड़ी। डिक्की का दरवाज़ा थोड़ा सा उठा हुआ था, इसलिए वो रास्ता देखने की कोशिश कर रहे थे। शोभा, इकबाल ने धीरे से पूछा, तकलीफ तो नहीं हो रही? डिक्की की इतनी छोटी जगह पर गुड़मुड़ होकर बैठोगे तो तकलीफ तो होगी। तकलीफ ना हो और सफ़र आसानी से कट जाए, इसलिए एक झक सुनो और खुश हो जाओ, इकबाल ने कहा और शुरू हो गया। पत्नी बोली, पति जी हमारे पास आओ, प्यार से हमको देखो और सुंदर गीत सुनाओ। सुंदर हो तुम इतनी, देखकर भैंस बीन बजाए, काली हो तुम इतनी, देखकर रंग काला शर्माए। पति ने गीत सुनाया, पत्नी जी को गुस्सा आया। पति दौड़े आगे, पत्नी ने बेलन से दौड़ाया। इतनी सुंदर पत्नी को तुम काली भैंस कहते हो, पत्नी हो तुम्हारी, ऐसा कहते नहीं शर्माते हो? मार मार बेलन तुम्हारा हलवा बना दूंगी, बिना चीनी मिलाए मैं तेरी ही भैंस को खिला दूंगी। पति ने डर कर गाया और यूं गाना सुनाया, रूप तेरा ऐसा सुंदर दर्पण में ना समाए, खुदा सब औरतों को ऐसा ही बनाए। पत्नी ने खुश होकर पति के हाथ को झटक दिया। मोटी पत्नी के पतले पति का हाथ टूट कर लटक गया। शोभा की इच्छा हुई कि वो ठहाका लगाकर हंस पड़े, लेकिन मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू किया और फिर बोली, अब बस करो देवर जी, वरना सचमुच हंस पड़ी तो फंस जाएंगे। इकबाल कुछ नहीं बोला क्योंकि एक सुनसान जगह पर कार रुकी थी और वो लोग नीचे उतर आए थे। मदन कह रहा था, तुम लोग इस तरह मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। जो भी कहना है बिग बॉस के सामने कहना। तीनों में से एक बोला, तुम वही हो ना जो कल तक मेरे इशारों पर नाचते थे? हाँ, क्योंकि बिग बॉस ने तुम्हारा आदेश बांधने का निर्देश दिया था। मैं तुम लोगों को देख लूंगा। फिर उनके कदमों की आवाज़ें दूर होने लगी। स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वो लोग मदन सहगल को कैदी बनाकर ले जा रहे थे। दोनों डिक्की के ढक्कन से बाहर निकले। वो स्थान इकबाल के लिए अनजाना था। ऐसा लग रहा था वो कभी फौजी कैंप रहा होगा, लेकिन इस समय वहाँ कच्ची पक्की इमारतों के खंडर नज़र आ रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ड्राइविंग सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ ऊँघ रहा था। इकबाल ने क्लोरोफॉर्म से भीगा रुमाल उसकी नाक पर रख दिया। कुछ देर छटपटाने के बाद वो बेहोश हो गया। शोभा ने पूछा, अब क्या करना है? जिस खंडर में वे घुसे हैं हम भी उसी में घुसेंगे। फिर वो दोनों खंडर में दाखिल हो गए। एक कमरे से कहराने की आवाज़ें आ रही थीं। दोनों खिड़की के पास आकर खड़े हो गए। कमरे में मदन सहगल फर्श पर पड़ा था और एक हफ्शी उस पर कोड़े बरसा रहा था। कहराने की आवाज़ें उसी की थी। बस काफी है। एक भारी सर
कमरे में गूंजा और हफ्शी ने कोड़े बरसाना बंद कर दिए। ये मार तुम्हारे लिए वार्निंग है। अपनी औकात में रहो, वरना गिद्ध और कौवे तुम्हारी लाशें नोचते नजर आएंगे। भारी स्वर फिर गूंजा। तुम धोखेबाज और बेईमान हो। मदन कहराती आवाज में बोला। तुमने अपने प्रयोग में मेरे करोड़ों से भी ज्यादा रुपए खर्च कर दिए और आज तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तुमने हुक्म नहीं माना, ये उसकी सजा है। मैंने तुम्हारे कहने पर सिर्फ एक कत्ल करने से इनकार कर दिया था। और इतना छोटा दिल लेकर तुम हुकूमत करने के सपने देख रहे हो। हुकूमत करने वाले तो अपने माँ बाप, भाई बहन और पत्नी, बेटे बेटी को भी कत्ल करने से नहीं हिचकते। लेकिन मैं बेगुनाह का कत्ल करना पसंद नहीं करता। अभी तो लाशों के ढेर लगेंगे। अगर तुम उन्हें देख ना सके तो तुम्हारे दिल की धड़कन खुद ब खुद ही बंद हो जाएगी। लेकिन दूसरों के प्राण लिए बिना भी तो तुम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो। हुकूमत करने के लिए दूसरों को कुचलना आवश्यक होता है। कल के बाद से तुम देखोगे मेरे नाम से ही लोग कांपने लगेंगे। सिपाही घुटनों के बल बैठ जाएंगे और फौजें हथियार डाल देंगी। वो दृश्य दिखाने के लिए मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, लेकिन तुम अपनी जुबान बंद रखोगे, वरना तुम जहां भी होगे मौत आकर तुम्हें दबोच लेगी। सेठ मदन को यहां से ले जाओ। शोभा, इकबाल बुदबुदाया। असली अपराधी इस समय यहाँ मौजूद है, क्यों ना उससे निपट लिया जाए। मूर्खता भरी बातें मत करो। वो लोग न जाने कितनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। वैसे भी हम पूरी तैयारी के साथ नहीं आए। इकबाल अभी कुछ कहता, उससे पहले एक भारी स्वर गूंजा। इकबाल, चोरों की तरह बातें नहीं सुना करते। अपने साथी के साथ कमरे में आ जाओ। दोनों चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डरो नहीं, तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नुकसान ही पहुंचाना होता तो कार की डिग्गी में घुसकर तुम लोग यहाँ ना पहुंच पाते। इकबाल ने तुरंत अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। अगले ही पल एक फायर हुआ और रिवॉल्वर उसके हाथ से गिर पड़ा। गोली रिवॉल्वर की नाल पर लगी थी। अब अच्छे बच्चे की तरह अंदर आ जाओ। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कमरे में प्रविष्ट हो गए। इस समय कमरे में सिर्फ वही व्यक्ति मौजूद था जो मदन पर कोड़े बरसा रहा था। कमरे में स्वर गूंजा। हम मेहमानों का स्वागत करते हैं। इकबाल ने एक नज़र कमरे में दौड़ाई, फिर बोला, मैं जानता हूँ तुम माइक सिस्टम द्वारा बात कर रहा हो, इसलिए मुझ पर तुम्हारा रहस्यमयी रुआब नहीं पड़ने वाला। और हम तुम्हारे निशाने की तारीफ करते हैं। शोभा बोली। शुक्रिया। अब जब तुमने मेहमान कह ही दिया तो सामने आकर बात क्यों नहीं करते? मुझे देखना चाहते हो? कल ही तुम सब मुझे देखोगे, जब मेरी ताकत का डंका चारों तरफ बजने लगेगा। खैर, इस समय तुम हमारे मेहमान हो, बाकी बातें हम कल करेंगे। अगले पल दो व्यक्ति राइफलें लिए हुए अंदर प्रविष्ट हुए और उन्होंने उन्हें अपने साथ चलने का इशारा करा। पार्ट 22। राजन कर्नल ताहिर के साथ बरामदे में बैठा बातें कर रहा था। तभी एक व्यक्ति भागता हुआ फाटक से अंदर प्रविष्ट हुआ, जिसके बाल बिखरे थे और चेहरा भय से पीला हो रहा था। पास आकर वो बोला, मैं राजन से मिलना चाहता हूँ। मैं ही राजन हूँ, कहिए। नहीं, यहाँ नहीं, एकांत में। वो लोग मुझे मार डालेंगे। वो भयभीत निगाहों से फाटक की तरफ देखते हुए बोला। कर्नल ताहिर ने कोई दखल नहीं दिया। राजन उसे अपने कमरे में ले गया, फिर बोला, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो शायद आप मदन सहगल हैं। हाँ, तुम्हारे यहाँ आने की खबर मुझे थी और मैं ये भी जानता हूँ कि सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। लेकिन मुझे अपनी जान की चिंता नहीं है, मुझे उन लाखों बेगुनाहों की चिंता है जो जल्दी लाशों में बदलने वाले हैं। मैं समझा नहीं, क्या मतलब है आपका? मैं पहले एक शरीफ शांतिप्रिय नागरिक था, लेकिन उस हरामजादे ने एक प्रयोग द्वारा करोड़ों रुपए कमाने का लालच देख मुझे इस दलदल में फंसा लिया। मैं नहीं जानता था कि वो मेरी दौलत से आविष्कार पूरा करके लाखों लोगों की जान से खेलने वाला है। मालूम होता तो मैं कभी उसका साथ ना देता। आपका इशारा जहरीली गैस की तरफ है? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वास्तव में वो फार्मूला प्रोफेसर अनिल वागले देश की फौजी ताकत को मजबूत करने के लिए पूरा कर रहे थे।
फिर उनकी हत्या हो गई और उनकी सेक्रेटरी मिस जेनी उस फार्मूले के साथ गायब हो गई। जेनी उस हरामजादी की प्रेमिका थी, उसने उसे भी मार डाला। अब उस फार्मूले की शक्ति से वो यहाँ शासन करने के सपने देख रहा है। आपने अभी तक उसका नाम नहीं बताया। राजन ने खिड़की से एक नीली लकीर प्रकट होते देखी जिसने फूल कर गुब्बारे का रूप धारण कर लिया। वो मदन की तरफ बढ़ने लगी। मदन भागा। लेट जाइए, भागिए मत, लेट जाइए, फर्श पर लेट जाइए। मदन कुछ इस कदर भयभीत था कि उसने शायद राजन की आवाज़ सुनी ही नहीं और वो गुब्बारा मदन के चेहरे से टकरा कर फट गया। वो चीख भी नहीं सका और वहीं ढेर हो गया। राजन रेंगता हुआ तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। गजल उसी की तरफ आती दिखाई दी। वो कुछ भयभीत थी। राजन ने पूछा, तुमने किसी अजनबी को बाहर देखा है? हाँ, एक व्यक्ति को मैंने चारदीवारी फांद कर जाते देखा था। उसी समय कर्नल हाथ में राइफल लिए वहां पहुंच गया और तेज स्वर में पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ? उत्तर देने की बजाय राजन बाहर की तरफ भागा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। वो वापस आ गया और कर्नल को सारी बातें बता दी। कर्नल कमरे में आया और लाश को घूरने लगा। मैं उस दरिंदे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा कर्नल अंकल। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ बेटे। ऐसे वहशी इंसान का तुरंत मर जाना आवश्यक है। राजन क्रोध से दांत पीस रहा था और गजल कुछ ना समझते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कभी लाश को और कभी उन दोनों को देख रही थी। पार्ट 23। सवेरे जब लोग सोकर उठे और घरों से बाहर निकले तो दीवारों पर लगे पोस्टर को पढ़कर भयभीत हो उठे। सारे शहर में सनसनी सी फैल गई थी। पोस्टर में लिखा था, मैं जनता को आगाह करता हूँ कि आप पर सरकार द्वारा बहुत जुल्म हो रहे हैं। आपको संकट से छुटकारा दिलाने के लिए शहर की बागडोर मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ। मैं अत्यधिक शक्तिशाली हूँ, विश्व की किसी भी शक्ति को झुका सकता हूँ। अतः जो कोई भी मेरे काम में बाधा उत्पन्न करेगा उसे समाप्त कर दिया जाएगा। पुलिस व सरकारी मशीनरी सिर्फ मेरे लिए काम करेगी। अगर मेरे आदेश का उल्लंघन किया गया तो शहर पर ऐसी तबाही लाई जाएगी कि लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरने लगेंगे। आपका शुभचिंतक शक्तिवान। जनता चाहे भयभीत हो उठी थी, लेकिन पुलिस व सरकारी मशीनरी ने इसे मात्र एक मजाक ही समझा। एसपी राजन इकबाल को तलाश कर रहा था ताकि इस मामले में उनसे बात कर सके, लेकिन दोनों ही गायब थे। राजन शोभा व इकबाल के लिए परेशान था। वो दोनों जब से गए थे वापस नहीं लौटे थे। जिन जगहों का इकबाल ने जिक्र किया था उन सब जगहों का राजन ने निरीक्षण कर लिया था। तभी उसका ट्रांसमीटर संकेत देने लगा। उसने घड़ी का बटन बाहर खींचा, बोला, राजन है? मैं इकबाल बोल रहा हूँ। शोभा भी मेरे साथ है। दोनों यहाँ शानदार मेहमान कैद भुगत रहे हैं। कहाँ? ये तो मालूम नहीं है। उस अपराधी ने कहा था वो हमें अपनी ताकत दिखाने के लिए भी जीवित रखेगा। कैसी ताकत? पूरे शहर को चेतावनी दे दी गई है कि कल तक अगर उसका शासन स्वीकार ना किया गया तो लाशों का ढेर लगा देगा। ये एक प्रयोग है। सफल होने के बाद वो पूरे देश को अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगा। क्या वही नीली गैस के गुब्बारों का प्रयोग करेगा जिससे जबड़े भिज जाते और उंगलियां मुड़ जाती हैं? हाँ, मुझे पहले ही शक था वो ऐसा कर सकता है, अतः मैंने उससे निपटने के लिए प्रबंध कर लिया है। लेकिन तुम लोग कैद कहाँ हो? सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि यहाँ चारों तरफ फौजी कैंप के खंडर फैले हुए हैं। पहले हम यहाँ आए थे, लेकिन बाद में एक बंद गाड़ी द्वारा कहीं और ले जाए गए। ये भी एक खंडर है, लेकिन कहाँ है मालूम नहीं। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं पता लगा लूँगा। ठीक है, कोई आ रहा है, मैं संबंध विच्छेद कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद होते ही राजन ने घड़ी का बटन अंदर दबाकर संबंध विच्छेद कर दिया। पार्ट 24। राजन ने एक बार प्रोफेसर वागले से पूछा था कि खतरनाक गैस का आप निर्माण कर रहे हैं, वो तबाही मचा देगी। आपने इसकी कोई कार्ड भी तो बनाई होगी। तब प्रोफेसर ने बताया था कि ऑक्सीजन और अमोनिया गैस के मिश्रण को अगर इस गैस से टकरा दिया जाए तो इस गैस का असर तुरंत समाप्त हो जाएगा। कल की तबाही को रोकने के लिए राजन ने ऑक्सीजन गैस कंपनी से उसी फार्मूले की गैस को काफ़ी मात्रा में बनाने का निर्देश दिया था। कंपनी के डायरेक्टर ने उसे 20 ख़ास राइफलें दी थीं, जिसका पिछला हिस्सा गोल और फूला हुआ था। उसमें ऑक्सीजन और अमोनिया गैस का मिश्रण भरा हुआ था। 10 टैंकों से गैस भरी जा रही थी।
इसके बाद राजन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी से मिला और उन्हें सारी स्थिति की जानकारी दे दी। शाबाश राजन, वो उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, तुमने तो बहुत जल्दी सारा प्रबंध कर लिया। ये ज़रूरी था सर, वरना कल की तबाही को हम रोक ना पाते। अब मुझे कुछ बहादुर और बुद्धिमान पुलिस ऑफिसर चाहिए जो इन ख़ास OH राइफलों को चलाकर कुछ हद तक तबाही को रोक सकें। बाकी तबाही टैंक द्वारा रोकी जाएंगी। आईजी ने तुरंत 18 पुलिस ऑफिसर एकत्रित किए जिन्हें राजन ने उस राइफल को चलाना सिखाया। उसके बाद आईजी ने पूछा, शोभा इकबाल का कुछ पता लगा? जी हाँ, वो दुश्मनों की कैद में है और सुरक्षित हैं। तुम तो इस तरह कह रहे हो जैसे कोई बात ही ना हो। शोभा व इकबाल इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हैं, 150 को लेकर ही मरेंगे। राजन ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आज शायद मैं उन्हें खोज निकालूंगा। कुछ और बातें करने के बाद राजन वहाँ से चल पड़ा। उसका रुख अब उस इमारत की तरफ था जो नदी के दूसरी तरफ झाड़ियों के पेड़ों के बीच में थी। जैसे ही वो इमारत के फाटक से अंदर प्रवेश हुआ, एक फायर हुआ। गोली उसके कंधे के पास से निकल गई। राजन वहीं ज़मीन पर लेट गया। खिड़की के पास उसे एक साया दिखाई दिया। राजन ने उस पर फायर कर दिया। खिड़की का शीशा टूट गया। खिड़की के पास दुबका एक व्यक्ति उसे दिखाई दिया। अंदर प्रविष्ट होते हुए राजन गुर्राया, हाथ ऊपर उठा लो वरना गोली मार दूंगा। उत्तर में उसने अपना रिवॉल्वर फर्श पर फेंक दिया और बोला, शायद तुम शोभा और इकबाल के साथी हो। हाँ। उन दोनों की जान खतरे में, वो बॉस की कैद में है। तुम यहाँ क्या कर रहा हो? कॉलेज स्टाफ की हिफाजत कर रहा हूँ जिससे जहरीली गैस बनाई जाती है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था, वरना तुम्हारा भेजा उड़ा देता। बॉस के साथी होकर तुम ऐसा कह रहे हो? मैं बॉस व उसके खूनी कार्यक्रम को पसंद नहीं करता। मैं बुरा आदमी हूँ। पुलिस के पास जाता तो वो मुझे जेल में ठूस देती, इसलिए मजबूरन यहीं पड़ा हूँ। लेकिन तुम्हारे उन साथियों से मुझे हमदर्दी है। ठीक है, अगर तुम्हारे ऐसे अच्छे विचार हैं तो मुझे बताओ बॉस ने मेरे साथियों को कहाँ रखा है? काश इस बात की जानकारी मुझे होती। तुम्हारा बॉस कौन है? बिग बॉस को मैंने कभी नहीं देखा। हमें लंगड़े के द्वारा ही आदेश मिलते हैं जो बहुत ख़तरनाक है। उसका हुलिया बताओ। लंगड़े का जो हुलिया उसने बताया था उसे सुनकर राजन चौंक उठा। फिर उसने पूछा, क्या उसकी आवाज़ में थोड़ी गर्जन भी है? हाँ, उसने कहा और फिर बोला, मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ इसलिए वो मुझे ख़त्म कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें सरकारी गवाह बना लिया जाएगा और पुलिस से पूरा संरक्षण मिलेगा। राजन ने कहा और फिर उसे अपने साथ ले गया और पुलिस को सौंप दिया, ये कहकर कि इसके साथ पुलिस के दोस्त जैसा व्यवहार किया जाए। इसके बाद राजन कोठी पर पहुंचा। कर्नल ताहिर कोठी में मौजूद नहीं था। नफीस अपने कमरे में अभी भी तौबा कर रहा था। गज़ल कोई पुस्तक पढ़ रही थी। राजन बिना आवाज़ किए कर्नल ताहिर के कमरे में घुस गया और बारीकी से तलाशी लेने लगा। एक जगह उसे कुछ घड़ियां नजर आईं। घड़ियों का निरीक्षण करने के बाद उसके होठों पर मुस्कान थिरक उठी। फिर वो अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर के बाद कर्नल ताहिर वापस लौट आया। राजन, गज़ल व कर्नल ने चाय पी। फिर कर्नल ने पूछा, अपराधियों के बारे में कुछ जानकारी मिली? नहीं, लेकिन यहाँ अजीब तरह की घटनाएं हो रही हैं। अगर शोभा व इकबाल वापस आ जाते तो मैं शहर छोड़ देता। इतनी जल्दी हथियार डाल दिए? उन्होंने कोई ख़ास गैस तैयार की है जिससे वो तबाही लाना चाहते हैं। अतः ये मामला वैज्ञानिक व पुलिस का है, वही इनसे निपटेंगे। मैं तो तुरंत शोभा व इकबाल के साथ वापस लौट जाना चाहता हूँ। डैडी, हमें भी ये शहर छोड़ देना चाहिए। नहीं, मैं फौजी आदमी हूँ और फौजी भागते नहीं है बल्कि डट कर मुसीबत का सामना करते हैं। खैर, तुम लोग आराम करो, मैं एक ख़ास काम करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। कहने के बाद कर्नल चला गया। जब गज़ल अपने कमरे में चली गई तो राजन दबे पांव बाहर आया। कर्नल की कार फाटक से बाहर निकल रही थी। राजन तेज़ी से अपनी कार की तरफ लपका। थोड़ी देर के बाद राजन कर्नल की कार का पीछा कर रहा था। एक शानदार इमारत के सामने कर्नल की कार रुकी और उसमें से जो व्यक्ति उतरा वो लंगड़ा था। छड़ी के सहारे लंगड़ाता हुआ वो अंदर की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर एक दरबान खड़ा था। राजन के होठों पर मुस्कान थिरक उठी। वो भी कार से उतरकर दरबान की तरफ बढ़ गया। दरबान से उसने कोड में कुछ कहा और अंदर चला गया। दरबान उसे आश्चर्य से देख रहा था क्योंकि उसने पहले उसे कभी नहीं देखा था। पार्ट 25। कमरे में लंगड़े के अलावा एक और व्यक्ति मौजूद था।
लंगड़ा कह रहा था। शुभा व इकबाल को छोड़ देना ठीक रहेगा। क्यों? राजन कह रहा था अगर शुभा व इकबाल मिल जाए तो वो तुरंत शहर छोड़ देगा। और तुम उसकी बातों में आ गए? वो बहुत खतरनाक जासूस है, तुम्हें उसकी बातों को विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारी ताकत के मुकाबले में वो झूठी है। गड़बड़ करेंगे तो उनको मसल के रख दूंगा। उन दोनों को यहाँ बुलाओ। राजन खिड़की के पास खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। थोड़ी देर के बाद शोभा व इकबाल के साथ 2 और व्यक्ति कमरे में दाखिल हुए। एक बोला, बॉस, थोड़ी देर पहले एक अजनबी कोड भाषा का प्रयोग करके अंदर दाखिल हुआ है। दरबान ने बताया था कि मैंने अंदर उसे तलाश किया लेकिन वो मिला नहीं। तो फिर वो कहाँ गया? इकबाल का स्वर उभरा। तुम्हारी मौत बनकर आसपास मंडरा रहा होगा, शट अप। लंगड़े ने कहा और एक थप्पड़ इकबाल के जोड़ दिया। शोभा का थप्पड़ लंगड़े को पड़ा। फिर कमरे में मारपीट शुरू हो गई। राजन तुरंत खिड़की से कूदकर अंदर आ गया और कुर्राया, तुम लोग का खेल खत्म हो गया। देख ले लंगड़े, इकबाल बोला, आखिर तेरी मौत आ ही गई ना। लंगड़े ने छड़ी का रुख राजन की तरफ करके बटन दबा दिया। धुएं की नीली लकीर निकली जो गुब्बारे में बदल गई। राजन, शोभा चीखी, बचो। राजन ने अपनी छड़ी का रुख उस गुब्बारे की तरफ कर दिया और कोई बटन दबाया। छड़ी के अगले भाग से सफ़ेद लकीर निकली और गुब्बारे से टकराई। गुब्बारा फटा और नीला धुआं तेजी से हवा में मिल गया। इकबाल ने नारा लगाया, राजन जिंदाबाद। इसी के साथ लंगड़े ने दरवाजे के बाहर छलांग लगा दी। बाकी लोग भी बाहर भागना चाहते थे लेकिन उन्हें शोभा व इकबाल ने संभाल लिया और इतने लाते घुसे मारे कि सब फर्श पर ढेर हो गए। फिर शोभा बोली, राजन, तुमने उस लंगड़े को भागने क्यों दिया? मैं जब चाहूँगा उसे गिरफ्तार कर लूँगा, चिंता मत करो। पार्ट 26। शहर की पूर्वी दिशा से नीले गुब्बारे उठ रहे थे जिसे देखकर शहरी भयभीत हो उठे क्योंकि लाउड स्पीकर से ऐसे ही हमले की शंका प्रकट की गई थी। लोगों में भगदड़ मच गई और वो लोग भागने लगे। OH गैस के टैंक ट्रकों में रखकर सारे शहर में फैला दिए गए थे ताकि हमले के समय उनसे काम लिया जा सके। लेकिन जब तक टैंक पूर्व के उस इलाके में पहुंचते, गुब्बारे इमारतों से टकराकर फटने लगे और नीली गैस चारों तरफ फैलने लगी। जिस व्यक्ति के अंदर वो गैस प्रविष्ट होती जा रही थी वो वहीं ढेर हो जाता। उस इलाके में लाशों का ढेर लग गया। जो बच गए वो बेतहाशा भाग निकले। एक अजीब प्रलय सी मच गई थी। लोग मकानों की खिड़कियां व दरवाजे बंद करने लगे लेकिन गैस सुराखों से अंदर घुस जाती और वहां मौजूद लोग मारे जाते। जब सफ़ेद गैस के 2 टैंक वहां पहुंचे तो उस इलाके में लाशों का ढेर लग चुका था। पुलिस ऑफिसर इस भयंकर दृश्य को देखकर कांप उठे। तब भी उस इलाके में सफ़ेद गैस का छिड़काव करके नीली गैस को समाप्त कर दिया गया। गैस इतनी ठंडी थी कि उस इलाके में ठंड बढ़ गई और लोग ठिठुरने लगे थे। शहर के दूसरे हिस्से में भी गुब्बारे प्रलय मचा रहे थे लेकिन सफ़ेद गैस के टैंक वहां पहुंच गए थे और गुब्बारों को नष्ट कर रहे थे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उस इलाके में आयरन स्टील लिमिटेड की फैक्ट्री थी जिसका मालिक मदन सहगल था। उसी की फैक्ट्री से गुब्बारे उठ रहे थे। तभी वायुमंडल में पुलिस का एक हेलीकॉप्टर प्रकट हुआ जिसमें शोभा व राजन इकबाल मौजूद थे और एक पायलट हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा था। सभी ने नीली गैस से बचने के लिए गैस मास्क पहन रखे थे। राजन के आदेश पर पायलट हेलीकॉप्टर को फैक्ट्री की तरफ ले जा रहा था। फैक्ट्री के एक भाग में काफ़ी ऊंचा एक टावर बना था। गुब्बारे उसी में से निकलते और उड़ते हुए शहर की तरफ बढ़ने लगते। शोभा व राजन इकबाल ने गुब्बारों पर सफ़ेद गैस छोड़ना शुरू कर दी। गुब्बारे नष्ट होने लगे। इकबाल को हेलीकॉप्टर में छोड़कर शोभा व राजन टावर की छत पर कूद गए। एक मशीन की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी। टावर में काफ़ी बड़े बड़े 2 सुराख बने हुए थे। उन्हीं में से 2 फायर हुए। गोलियां उनके पास से निकल गईं। दोनों फुर्ती के साथ आड़ में हो गए। राजन चिल्लाया, शोभा फायर। दोनों के रिवॉल्वर से गोलियां बरसने लगीं।
टावर के अंदर से भी फायर हो रहे थे। राजन, शोभा बोली, अंदर 2 ही आदमी हैं। तुम ठीक कह रही हो, सफ़ेद गैस से उन पर हमला करो, शायद वो काबू में आ जाए। दोनों ने खास राइफलों से चौकोर सुराखों में सफ़ेद गैस की धारा छोड़ना शुरू कर दी। दोनों बदमाश सर्दी से ठिठुरने के साथ साथ बुरी तरह खांसने लगे। फायरिंग बंद हो गई। शोभा व राजन तेजी से अंदर प्रवेश हुए। वहां 2 आदमी मौजूद थे। राजन और शोभा ने कुछ ही घूसों में उन्हें ढेर कर दिया। फिर राजन ने डैशबोर्ड पर लगे स्विचों को जैसे ही ऑफ करा, मशीन की आवाज़ बंद हो गई और गुब्बारे बनना रुक गए। इकबाल ने पुलिस को सूचित कर दिया था। पुलिस ने उस समय फैक्ट्री में छापा मारकर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें खौफनाक लंगड़ा भी था। पार्ट 27। लंगड़े को हथकड़ी लगा दी थी और वो अपराधी की तरह सर झुकाए खड़ा था। कमरे में शोभा, राजन, इकबाल व एसपी मौजूद थे। तभी राजन बोला, शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि लंगड़ा ही मुख्य अपराधी है। अगर ये मुख्य अपराधी नहीं है तो फिर कौन है? अपराधी तो यही है, लेकिन उसके 3 रूप हैं। पहला लंगड़े का। और दूसरा? एसपी ने पूछा। राजन ने जेब से लंबी और घनी मूछें निकाली। पहले उसकी सुनहरी मूछें उखाड़ी जो नकली थी और फिर घनी मूछ लगा दी। कर्नल ताहिर हुसैन? इकबाल आश्चर्य से बोला। हाँ। और तीसरा रूप? शोभा ने पूछा। राजन ने उसके कानों के पास से एक झिल्ली खींचकर बालों का विग उतार दिया। आईजी चीख उठे। प्रोफेसर अनिल वागले? हाँ। लेकिन इनकी तो हत्या हो गई थी। इनकी नहीं, बल्कि इनकी कदकाठी वाले इंसान की हत्या हो गई थी, जिसका चेहरा व बदन तेजाब से इस कदर जला दिया गया था जिससे पहचानना कठिन था। लेकिन लाश को प्रोफेसर ने अपनी अंगूठियां और लॉकेट पहना दिया था, जिससे सब लोग उस लाश को प्रोफेसर वागले की लाश समझे। फिर ये अपनी सेक्रेटरी के साथ गायब हो गए। लालच इंसान को अंधा बना देती है। ये भी लालच की वजह से अंधे हो गए। अपने आविष्कार द्वारा ये भारत के एकमात्र शासक बनने के सपने देखने लगे। धन के लिए इन्होंने मदन सहगल को फंसाया और अपना आविष्कार पूरा करने लगे। आविष्कार पूरा होते ही इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये भूल गए कि लालच इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है और ज़्यादा ऊंचा उड़ने से ही इंसान नीचे गिरता है। शोभा ने पूछा, तो कर्नल ताहिर हुसैन का क्या हुआ? उनके रूप में खुद को छुपाने के लिए प्रोफेसर ने कर्नल की हत्या कर दी। ओह। इस तरह शोभा, राजन व इकबाल की कोशिशों से भारत पर आया बहुत बड़ा खतरा टल गया। और मियां नफीस खान ठेकेदार करोड़पति को कोई लड़की दिखाई देती तो वो अपनी आंखें बंद करके और दोनों गालों पर थप्पड़ मारकर तौबा करने लगता।